हाँ भाई, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जल्दी से अगली क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला टॉपिक रिवीजन का शेयर कैपिटल। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा खासा वेटेज है। छोटा ही है यार। क्या क्या होते हैं 35-40 पन्ने। और हमारे यहाँ तो बच्चे भी ऐसे जो कहते हैं 50 पन्ने का चैप्टर, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। जब हमने रेगुलर में कर लिया तो ये तो रिवीजन क्लास है हार्डली। ये तो आप करवा दोगे, हमें उम्मीद है, हमें यकीन है आप पे। टॉपिक पे आते हैं। 12th की अकाउंट्स सामने खुली हुई आपके, ये थोड़ी पढ़ाऊंगा तुम्हें। नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, एक बेसिक सा सवाल, एक बेसिक सा सवाल, कोई भी दे देगा जवाब। अब सर सवाल भी क्या पूछो, सवाल तो तुम्हें पता है। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती है क्या, या अलग होती है? ज्यादा होशियार हो तुम। उस टाइम अलग थी या सेम थी? उस टाइम अलग अलग थी। फिर तुम्हें अचानक से याद आया ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। क्या ऑथराइज कैपिटल को चेंज किया जा सकता है? एक मिनट, तो वो तो मैक्सिमम कैपिटल होती है, लेकिन मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज आता है। कैपिटल क्लॉज में आप चाहो तो ऑथराइज कैपिटल चेंज कर लो। हमने कहा मैक्सिमम कैपिटल 100 करोड़ होगी, आप चाहो तो 100 को बढ़ा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बढ़ा के 200 कर लो। लास्ट ईयर ही शायद वोडाफोन आइडिया ने किया था ये। गवर्नमेंट को शेयर इशू करने थे, ऑथराइज कैपिटल एग्जॉस्ट हो गई थी, उन्होंने पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को शेयर इशू करे। मैं भी आपसे वही छोटी छोटी बातें पहले पूछ रहा हूँ, उसके बाद रिकॉल चालू करूंगा। अब आपको याद करता है, देखते हुए चलो। फुर्ती से बिना टाइम वेस्ट करे। प्रीमियम में 5 यूज थे, वो सबको आते हैं। उल्टा बताओ, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ हो सकते हैं? बट सिमिलर फैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन वन ऑफ द लैंडमार्क केस। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, हाँ वो भी करी जा सकती। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको ऐड करवाऊंगा अभी। एक छोटा सा केस लॉ ऐड हुआ है अमेंडमेंट्स के अंदर, एक छोटा सा केस लॉ है, वो अभी ऐड करवाऊंगा इसमें, या तो ब्रेक के बाद जब अपन कंटिन्यू करेंगे जब ऐड करवाऊंगा इसको। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, डिस्काउंट के कितने कौन से शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? या आप ऐसा कहना चाह रहे हो जनरली तो हो ही नहीं सकते? एक ही एक्सेप्शन है या दो है? और दूसरा क्या है? एक कंपनी तो डेट नहीं पे कर पा रही, तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत उन्होंने डेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्विटी में। ये भी अलाउड है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इसमें अलाउड है। स्वेट इक्विटी शेयर कितने इशू हो सकते हैं? विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। बट अगर कंपनी ये है तो ये होगा, अगर स्टार्टअप कंपनीज है। अब देखो, फ्रेंकली कहूँ ना, बहुत सारे फेसेस ऐसे हैं जो कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, वो तो मैं सब दूंगा अभी आगे। और थोड़े बहुत फेसेस ऐसे हैं जिनके चेहरे पे एक्साइटमेंट है कि हाँ ये बातें याद आ रही है। अच्छा, अगली चीज, प्राइवेट प्लेसमेंट एक साल में मैक्सिमम कितने जनों को किया जा सकता है? या 50? नहीं सर, 50 लिखा हुआ है, 50 सेक्शन में था, रूल में 200 लिखा है। और 200 में कौन शामिल नहीं होते? मिनिमम कितने के हो सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है प्राइवेट प्लेसमेंट में? ऐसे आवाज आई? 20,000 रुपए नॉमिनल वैल्यू। और ये 200 की लिमिट वाला प्रोविजन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? अब बताओ। हाँ ये वो वाली कंपनी, वो हम तो रुके हुए हैं, बताओ कौन सी? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब पता क्या था आपको, एक धक्का चाहिए था पहले, बट सेंटर पे धक्का देने मैं तो आऊंगा नहीं, आप खुद धक्का खा के बाहर आ जाओगे। मैं सेंटर पे धक्के मारने ही आता हूँ वैसे भी। और मुझे ये भी पता है आपके चेहरे से मुझे क्या लगता है। मैं अंदर जाओ, अरे साले अभी कहाँ, अभी तो 20 मिनट है। मैं कहता अंदर जाके पहले सेटल हो जाओ। वो जबरदस्ती आप लोग जाते नहीं हो, वो भेजना मुझे पड़ता है वहां पे। आपको ये भी पता होगा सेंटर पे 15 मिनट पहले मिलेगा पेपर। तो जो लेट लतीफ जैसे बच्चे थे ना हमारे, थोड़े तो थोड़ा ध्यान रखे और सेंटर पे इस बार 15 मिनट और पहले आ जाए। ये 15 मिनट बहुत फायदे दे सकते हैं इस बार। आप पता स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, अगली बात, प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर अलॉट कितने टाइम में होंगे?
नहीं हुए तो, और नहीं हुआ तो 61st डे से, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 61st डे। प्राइवेट प्लेसमेंट में एडवर्टाइजमेंट कितने करने होते हैं? और जरूरी नहीं है अब ये सारे टॉपिक मैं आपको वैसे उसमें दिखाऊंगा, आप समझो, अब हल्का सा पेस पिक करना पड़ेगा, अब वर्ड टू वर्ड नहीं चलेंगे वैसे अपन। अच्छा, अगली चीज, बायबैक की लिमिट कितनी थी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन फिर भी मेरी बात सुन लो, एक मिनट, थम जाओ। अच्छा लग रहा है बट थम जाओ। सिंपल लिमिट थी, अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं तो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी। क्या कुछ गलत कहा मैंने? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। क्यों स्मार्ट बन रहे होते? 3:30 4 5 बजे तक बैठना है ना आपको, बड़ा स्मार्टली बैठना पड़ेगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कहा पेड अप इक्विटी, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम बोर्ड और शेयर होल्डर 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, मैंने पेड अप कैपिटल ही कहा था। अब पता क्या हुआ आपके साथ, आपका एक्सपेक्टेशन पता क्या थी, ये कुछ गलत बोलेंगे, हमें इसे सही करना पड़ेगा। आपको एक बात सही करनी है, आपको ध्यान 200% ध्यान लगाना पड़ेगा, और मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिमिट्स भी याद आ जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग से खेल रहा हूँ मैं, हार्डली आपको पता था मैं कुछ गलत बोलूंगा, और मैंने एकदम सही बोला तो भी आपने गलती कर ली, क्योंकि आपका ध्यान पूरा यहाँ नहीं था, वरना आपको लिमिट तो याद थी। जैसे मैं लिमिट ऊपर नीचे भी कर देता हूँ ना, पहले ये पूछ दिया तो भी आंसर गलत हो जाएंगे। केवल ध्यान सामने रखो, कहीं मत भटको आप लोग। मैक्सिमम बायबैक कितना था? 2 बायबैक में टाइम गैप, कोई रेशो रेशो रेशो, कोई कंपनी जहां ज्यादा, 6:1 भी हो सकता है अगर डिफेंस सेक्टर कम। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुआ, ये प्रेफरेंशियल इशू, वो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सब बकवास है, आप तो मेन बात पे आओ। रिडेम्पशन करना है, रिडेम्पशन पे हमसे कोई गलती हो गई, नहीं कर पाए, तो फिर कहानी क्या थी? एनसीएलटी का अप्रूवल, और उतने प्रेफरेंस शेयर आप वापस से इशू कर लो जितने ड्यू थे। हम तो ये मान लेंगे पुराने वाले रिडीम हो गए, पुराने वाले रिडीम हो गए और नए इशू हो गए, इससे कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? अब सबसे मेन सवाल किसको याद है बताना, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू क्या होगी नए प्रेफरेंस शेयर्स की? जितना अमाउंट प्रिंसिपल का ड्यू था, या जितना डिविडेंड का भी ड्यू था, वो फाइनल रिडेम्पशन अमाउंट प्लस डिविडेंड अमाउंट। ये गलती करोगे आप वहां पे, 3/4 अप्रूवल लेना। मेरा मेन ये है, जो केस स्टडी बनती है ना, वो ये बन सकते हैं, एक तो रिडेम्पशन अमाउंट बोल देंगे 100 और डिविडेंड अमाउंट बोल देंगे 20, तो नए प्रेफरेंस शेयर जो इशू होंगे वो 120 के इशू होंगे। याद आ रही है ये चीज? ये तो बहुत सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम 30 साल इशू कर सकती है इंफ्रा कंपनी, सही है गलत है? इसमें कंडीशन 21वें साल से 10 टका रिडीम, उसके पहले से भी रिडीम हो सकता है क्या? किसकी रिक्वेस्ट पे? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका फर्क क्या पड़ा? ईयरली रिडेम्पशन अमाउंट कम हो गया, 10 था ना, वो लेस देन 10 हो गया ईयरली आपका, ये भी याद है आपको? ये भी बढ़िया। डीवीआर 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 इशू करने हैं, डीवीआर की कंडीशंस कुछ याद आ रही होगा आपको? आपको 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 सुन लो मेरी बात, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी आप क्या कर रहे हो? आप ये रिकॉल ही कर रहे हो, आप ये रिकॉल ही कर रहे हो, जो सारे मेन टॉपिक्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ सारे। आप जरूर नहीं वर्ड टू वर्ड वैसे लेते हुए चलूंगा सारा, वरना तो होलिया काम अपना। अब मैं हर मेन टॉपिक उठाता हुआ चल रहा हूँ, हर मेन टॉपिक समझाता हुआ चल रहा हूँ, हर वो पॉइंट पे स्ट्रेस डाल के काम करवा रहा हूँ जहां मुझे पता है आप गलती करोगे। और आप मान लो बायबैक की लिमिट में गलती होती है, हाँ होती है। स्वेट इक्विटी की लिमिट में गलती होती है, हाँ वहां पे भी होती है। रिडेम्पशन वाले केस में प्रेफरेंस शेयर में हम वहां गलती करते हैं, हमने वो वाला पॉइंट भी ले लिया। 20 या 30 साल वाले पॉइंट में हम गलती करते हैं, हमने वो उठा लिया कि रिडेम्पशन अर्लियर भी हो सकता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। डिस्काउंट में भी हमने वो पॉइंट उठा लिया, वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग वाला। प्रीमियम में हमने वो वाले पॉइंट भी उठा लिए जो इसमें नहीं थे। तो आपको अंदाजा नहीं, आप वो रिकॉल ही करते हो अभी सारा।
कुछ नई बात नहीं कर रहा, प्राइवेट प्लेसमेंट के सारे मेन टॉपिक आपको रिकॉल करवा दी। अब कुछ नहीं करना, आपको जाके एक बार थरली रीड करना है, केवल एक रीड चैप्टर खत्म, एक रीड और चैप्टर खत्म। जितने टॉपिक इसमें आ रहे हैं ना, जितने टॉपिक आ रहे हैं सबका रिकॉल करवा दूंगा। कोई मेन टॉपिक्स भी होते हैं, रिडक्शन, डिमिनिशन, जो आपको लगते हैं टफ है, ये चाहोगे तो उससे पढ़ा भी दूंगा पूरे, ताकि और कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा हो ना जो आपको लगता है नहीं आता, वो रीड करवा दूंगा पूरा है। अब सुनते चलो, एक तरीके से लेके चलते हैं, मैं पूछूं उसके बाद जवाब दो, एक्साइट मत हो वरना कोई काम नहीं। इसमें नुकसान क्या है, ये बोल गई, मान लो इसको याद नहीं है, ये चुप रह गई, मेरे साथ चलो आप, जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा, एक सिंपल सी बात, डीवीआर की कंडीशंस थी, आराम से स्टेप बाय स्टेप। पहली कंडीशन, कहां से ऑथराइज, आर्टिकल से ऑथराइज, अगर नहीं है तो नहीं तो ऑल्टर आर्टिकल, बढ़िया, सामने जवाब आते जा रहे हैं। सेकंड बात, एसआर पास होगा इन जीएम, ओआर पास होगा इन जीएम। बेटा केवल सामने ध्यान लगना है, फाइल में से देख के कहीं ध्यान नहीं लगना, अपन रिकॉल करते हैं, रीड आपको करना है घर जाके तो याद हो जाएगा। एसआर नहीं या ओआर था, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो मैक्सिमम डीवीआर कितने के इशू होंगे, 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, इंक्लूडिंग डीवीआर ऑलरेडी इशूड, इंक्लूडिंग डीवीआर ऑलरेडी इशूड। ये देखो आंसर, इस तरीके से बोलना था, जो तुम जबरदस्ती 74 बोल रहे हो। 74% ऑफ अर्लियर प्लस प्रपोज। अभी बातें अगर क्लिक हो रही है ना, ये काम की बात है। 74% सबको याद आ जाएगा, ये याद करो कि पुराना और नया मिला के 74 है। अच्छा, किस चीज में गलती नहीं करी हुई, एनुअल रिटर्न, अब मैंने एक वर्ड हटा दिया, क्या फाइल करने में गलती नहीं करी, सुन लो पहले। एक तो एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 साल में आपने कोई गलती नहीं करी। कौन सा अमाउंट चुकाने में गलती नहीं करी, 3DP, डिबेंचर। अब इसमें डिविडेंड कौन सा था, सुनो मेरी पूरी बात सुनो, टॉपिक याद करो वापस से। आपने चुकाने में गलती नहीं करी, डिबेंचर, डिविडेंड, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर। यहां पे डिविडेंड कौन सा था, डिक्लेयर डिविडेंड, क्योंकि नीचे एक और पॉइंट आ रहा था, बात समझ में आ रही है, टर्म लोन, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, आपने ये चुकाने में आईपीएफ ट्रांसफर कर, आईपीएफ का पैसा नहीं, आईपीएफ में ट्रांसफर करने वाला पैसा, इनमें डिफॉल्ट नहीं कराओ। कितने साल के बाद आप डीवीआर इशू कर सकते हो, आप वो गलती सही कर लो, आप वो गलती सही कर लो, गलती सही करने वाले साल को छोड़ दो, उसके बाद 5 साल के बाद डीवीआर। याद आ रही है बात, अगर 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ ना, 22-23 में गलती सही हो गई तो 22-23 को छोड़ दो, 23-24, 24-25, 5 साल के बाद डीवीआर। कौन सा ऑफेंस नहीं कराओ, वहां पे एक्ट के नाम लिखे हुए थे, मैंने लिखवा दिया था, इकोनॉमिक ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस। कंपनी इज नॉट पेनलाइज्ड इन लास्ट 3 ईयर फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस। डीवीआर को इक्विटी में, इक्विटी को डीवीआर में लिस्टेड कंपनी कन्वर्ट कर सकती है, सही है या गलत है, लिस्टेड कंपनी कर सकती है। अभी टाटा मोटर का चल रहा है किस्सा, अपन कंपनी लॉ की बात करते हैं, आप सेबी गाइडलाइन में पढ़ोगे ना, ये कन्वर्जन वाला कोई पॉइंट ही नहीं लिखा हुआ वहां पे, हमने कंपनी लॉ में ही लिखा था डीवीआर शुड बी डायरेक्टली इशूड, सीधे डीवीआर इशू होंगे। अब कौन है किसको याद नहीं है ये बात, अब आपको साला 5 to 7 मार्क्स में टॉपिक आ गया, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू राइट इट डाउन, तो सब बेकार है। अगर इतना इतना तुम्हें टोन से याद आ रहा है, एक बार रीड करके परमानेंट काम हो जाना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट कब मिलता है, और नहीं तो मीटिंग में उनका कोई राइट इफेक्ट हो रहा है, बात समझ में आ गई, ये हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रीमियम हो गया, ये हो गया। राइट इशू, राइट इशू आता हूँ, वहां पे भी आता हूँ। राइट इशू, राइट इशू में 3 पार्ट थे, पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, दूसरा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, और तीसरा राइट इशू में ये राइट किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कौन से रेशो में, एक एक प्रपोर्शन में देते हैं, मान लेता हूं हर 20 शेयर पे 5, हर 20 शेयर पे 8, हर 20 शेयर पे 10, ऐसे रेशो में देते हैं, एग्जिस्टिंग वालों को देते हैं। क्या उनके पास रिनाउंस करने का राइट है क्या, हाँ है, हाँ है, कब नहीं होगा, हाँ,
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट टू अनाउंस होता है? हाँ होता है। कब नहीं होता? जब आर्टिकल में मना करा हुआ है। एक कॉमन सेंस की बात है, हल्का सा सेबी टच भी है, याद करो एक बार हल्का सा। हाँ काम आती है बात, क्या पता वन फर्स्ट मॉड्यूल वालों के भी कुछ काम आ जाए। आईपीओ आता है, आईपीओ में हम एम्प्लॉइज इन सबका रिजर्वेशन भी करते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का रिजर्वेशन भी करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय रिजर्वेशन। मैक्सिमम रिजर्वेशन होता है 2 लाख रुपए का, बट अगर एम्प्लॉय कैटेगरी में एम्प्लॉय ना लेना चाहें तो आप 2 को बढ़ा के आप पहले 5 लाख कर लो, और फिर भी वो ना ले तो आप दूसरी रिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफर कर। बीच में ये वाले टचेस भी आते तो रहेंगे, हो सकता है नहीं काम आएंगे कंपनी लॉ में, हो सकता है रेगुलर में भी हमने नहीं लिए, बट ये आईसीडीआर में ऐसे टॉपिक्स हैं वहां पे। राइट इशू मार्केट रेट पे आता है, ज्यादा पे या कम पे? ज्यादा पे ले आओ। क्या दिक्कत आएगी ज्यादा पे लाने में? देखो किसी का आंसर आया, अच्छा सॉरी, हाँ कम पे। अभी अपन ने कल कहीं ना कहीं रिसेंटली फाइनल में एक टॉपिक किया था, ऑफर प्राइस किया था, वहाँ पे राइट इशू ये सब एडजस्टमेंट की बात करी थी, अगर याद है। राइट इशू का एक टॉपिक था रेगुलेशन में 10 में। तो आपको प्राइस को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मार्केट रेट 30 रुपए और मैं 12 रुपए पे राइट इशू ला रहा हूँ, तो आप मान लो मार्केट की रेट भी 12 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होती है। एक्स राइट प्राइस ये सब निकालनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। वरना सोचो ना, आप आज 12 में आपको दे दिया बाजार का भाव तो 30 रुपए, तुम तो आज लेके कल बेच के निकल जाओगे। तो हमें हाथों हाथ इसकी क्या करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है प्राइस। अच्छा राइट इशू में अगर एग्जिस्टिंग वाले नहीं लेना चाहें तो क्या होगा? तो ये किसको ऑफर करे जा सकते हैं? तो ये करे जा सकते हैं एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को करेंगे तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। उसमें 2-3 टर्म्स आती थी, वो पता नहीं क्या, वो पहले ग्रांट होता था, फिर वेस्ट होता था, फिर एक्सरसाइज होता था, कुछ याद आ रही है बात? फिर मैंने एक बात और छेड़ी थी रेगुलर क्लास में, एक तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है, एक परचेज। परचेज स्कीम इसका पार्ट ही नहीं होता क्योंकि आईपीओ का पार्ट होता है। कोई भी आपसे पूछे ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में फर्क क्या है? ऑप्शन स्कीम तो वो है जो हम केवल एम्प्लॉय के लिए ला रहे हैं, जो हम केवल एम्प्लॉय के लिए ला रहे हैं। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम वो होती है जो आईपीओ लाते वक्त अपने एम्प्लॉयज का रिजर्वेशन अलग से कर लिया जाता है। दोनों में यही एक मेन फर्क था। ऑप्शन स्कीम वी आर ब्रिंगिंग डायरेक्टली फॉर द एम्प्लॉइज। आज पहले ये देखना पड़ेगा कौन से एम्प्लॉइज को देना है, मतलब सारे एम्प्लॉय को नहीं दूंगा। कमिटी बनती है कंपनसेशन कमिटी, कंपनसेशन कमिटी वो डिसाइड करती है इस एम्प्लॉय को देना है, इसको नहीं देना है, इसको देना है, इसको नहीं देना। उनको ऑप्शन ग्रांट होते हैं, फिर वो वेस्ट करते हैं, और उसके बाद फ्यूचर में उसकी एक एक्सरसाइज डेट आती है। एक्सरसाइज डेट के दिन क्या वो लोग बाउंड है कि एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे? अच्छा नहीं करा तो अगर कोई पैसा उन्होंने दिया था उस पैसे का क्या होगा? फोरफीट हो जाएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में कोई लॉक इन पीरियड भी था क्या? जनरली कंपनी डिसाइड कर लेती है। अच्छा एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में 1 साल का, लेकिन वो 1 साल का भी नहीं होगा। अगर मैं ये सेबी वाला पॉइंट है तो हो सकता है सिंगल मॉड्यूल वाले न्यूज बता पाए। परचेज स्कीम में जनरली 1 साल लिखा है, लेकिन आप सुनना मेरी पूरी बात, ये एम्प्लॉई है, ये अदर कैटेगरी है, और जब दोनों को सेम रेट पे ही दे रहा हूँ तो फिर एम्प्लॉय का काहे का लॉक इन पीरियड? बात समझ में आ रही? लॉक इन पीरियड कब नहीं होगा? जब एम्प्लॉय को दिया हुआ शेयर और अदर्स को दिया हुआ शेयर दोनों सेम रेट पे। हम क्यों लॉक इन पीरियड लगा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो मैं कम पे दे रहा हूँ, तुम बने रहो मेरे साथ एक लंबे समय तक, मेरे साथ बने रहो, इस चक्कर में दिया था ये। और जब सेम ही रेट पे दे रहा हूँ तो मेरे तो फिर यही समझ में रिजर्वेशन करने का भी फायदा क्या है? और सेम रेट है तो फिर वहां लॉक इन पीरियड नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में कॉमन देखा है जो पूछा जाता है, जो पुराने पुराने सिलेबसेस में आता था, स्वेट इक्विटी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दोनों दे दिए, इनमें डिफरेंस बताओ क्या है? आपने स्कैनर अगर देखी हो ना, माइट भी न्यू सिलेबस वाली, तो वहां पे ऐसे डिफरेंसेस बना रखे, उनका ईयर भी चेक करना। वो अभी के नहीं है, वो बहुत पहले के हैं। पहले क्या होता था एग्जाम में 4x4 चार डिफरेंस बिटवीन भी आते थे। अब वो चार डिफरेंस बिटवीन में ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते थे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या है, स्वेट इक्विटी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। अब मान लो कि डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, आप पैरा में समझा के आ जाओ। अभी भी कहूंगा, फर्मली कहूंगा, डिफरेंस का बेस्ट प्रेजेंटेशन टेबल ही होता है। इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन मत डालना, टेबल ही होता है।
कोई कहे हमने टेबल में लिखा मार्क्स, ऐसा नहीं होता, टेबल ही होता है। आप पैरा में केवल वो वाला टॉपिक लिखना जो आपको लग रहा है कि प्रॉपर बेसिस के साथ नहीं बन पा रहा। कभी लक खराब हो, चेकिंग बेकार हो, मार्क्स नहीं मिले, वो बात अलग है, वरना टेबल से बेस्ट प्रेजेंटेशन नहीं है। आप जब कंपेयर करोगे, मैं कहूंगा मेरे को आपको कंपेयर करना है, टेबल में बताते इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये, तो ज्यादा समझ में आती है बात, पैरा में नहीं समझ में आती। ये चीज समझ में आ गई। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको देते हैं? लिखा हुआ है क्या इस पे? नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप प्रमोटर को दे दो प्रेफरेंशियल इशू, आप बैंक्स को दे दो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दो। आपको पैसा चाहिए तो तीन तरीके थे, 60:1 A, 60:1 B, 60:1 C। ए में तो राइट इशू, बी में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, सी में आता था प्रेफरेंशियल इशू। किसी को भी दो आप। अब मेनली वो किसी में कौन आते थे? प्रमोटर्स हो सकते हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको फंडिंग चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आपको शेयर चाहिए, हमने पोजीशन एक्सचेंज कर ली, आपको शेयर देके क्या रेस कर लिए? पैसे। इसके डिटेल्ड प्रोविजन प्रेफरेंशियल इशू के सेबी में आते हैं। सबसे मेन टॉपिक जिस पे अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आया, एक कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे हैं गवर्नमेंट को। कौन से करे? आगे जाके वो पे नहीं कर पाई कंपनी डिबेंचर का पैसा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को भी इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। क्या ये इक्विटी में कन्वर्ट करना सही है या गलत है? गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, यस सर कर सकती है, सही है, सही है, सही है, क्यों? आंसर आ गया, बाप है, और नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट है। बट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी, क्या उसे जस्टिफाई कर भी रही है या नहीं, ये कन्वर्जन बता कि आपकी पोजीशन के हिसाब से, फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। अपील कहाँ पे लगेगी? एनसीएलटी। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो कन्वर्जन, आप अपील लगा सकते हो एनसीएलटी में। अपील लगाने का ये मतलब नहीं है कि वो कन्वर्जन रोक रहे, वो टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव कर रहे हैं। याद आ गई ये चीज? इस पे केस स्टडी बन सकती है एग्जाम में। यहां तक बताओ पहले अभी क्या दिक्कत आ रही है, यहां तक। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। हाँ यार, एक बेसिक सी बात, एक बेसिक सी बात, प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है? आईना होता है, आईना। उसमें कंपनी का नाम डाल दो आप, आपको कंपनी की असलियत दिखाई दे जाएगी। अब आप ये मत लिखा ना, प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मिरर, जिसमें कंपनी की रियलिटी सामने आ जाती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी और नॉट। इसको पढ़ के आप कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सकते हो, क्या इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं। क्या ये कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रोस्पेक्टस जब भी इशू होता है जब आईपीओ ला रहे हैं, या नॉर्मली भी कंपनी प्रोस्पेक्टस निकाल सकती है? निकाल सकती है। हाँ, प्रोस्पेक्टस जब पढ़ा था तब एक बात बताई थी, पूरा सेबी का टॉपिक है ये। हम उनकी बात ही नहीं करते, हम तो यहाँ की बात करते हैं। आप कंपनी में शेयर्स की रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे, प्रोस्पेक्टस जब ही निकलता है जब एक अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ ला रही होती है ना, तो ही प्रोस्पेक्टस इशू होता है। ये तो याद था ना, प्रोस्पेक्टस राइटिंग में होना चाहिए। वो कहाँ गई? ये बैठी, ये रही। एक मिनट, एक मिनट। आईसीडीआर चल रहा था, आरआर केबल का आईपीओ था, ये पूरा उसका फर्दा फाड़ लाई थी न्यूज़पेपर में से। अब आप सोचो, वो इतनी सारी बातें जो न्यूज़पेपर के एक पेज में आई थी, मैं आपको मुंह से बोलता जा रहा हूँ बस, कि प्राइस बैंड इतना है, ये है, ऐसा है, इतने दिन इशू ओपन होगा, ये होगा, वो होगा, एंकर इन्वेस्टर ये है, वो है। और सबसे मेन बात, लास्ट में कोई बोलते सर प्लीज एक बार रिपीट, राइटिंग में नहीं होगा। कौन था ये होशियार? एक बार हाथ ऊपर करना था जिससे मना किया था, कौन कौन थे? क्यों लगा? पूछा है तो कुछ गलत होगा। भाई ये तो पता है ना, प्रोस्पेक्टस राइटिंग में होगा, तो उसमें क्या गलत बोला मैंने? यस, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इन राइटिंग। अच्छा ये तो पता है ना, अब टेलीविजन पे कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, ये भी तो प्रोस्पेक्टस ही होगा। एडवर्टाइजमेंट शामिल है प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में? नहीं नहीं नहीं, वो एक का मैसेज है, वेल प्लेड।
प्रोस्पेक्टस राइटिंग में होगा। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में एडवर्टाइजमेंट भी शामिल होता है, बट जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है ये शामिल नहीं होगा। क्यों शामिल नहीं होगा? फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो। ये फ्लाईओवर पे होर्डिंग लग गई, आरआर केबल का आईपीओ आ रहा है, ये भी तो एडवर्टाइजमेंट है। ये चढ़ गई हाथों हाथ वहीं पे, आपको मेल कर दिया, आपको मेल कर दिया, न्यूज़पेपर में डाल दिया। सर मेल कर दिया तो कैसे? अरे पागल, कंट्रोल पी एंटर, प्रिंट आ जाएगा हाथ पे। अब ये मत पूछना कंट्रोल पी क्या है। जिस मेल आईडी पे आया है, अगर उससे कोई वो क्या कहते हैं प्रिंटर कनेक्टेड है, आप कंट्रोल पी कर दो, हाथों हाथ उसका प्रिंट निकल के आ जाएंगे। मतलब हर वो चीज प्रोस्पेक्टस है जो या तो इन पेपर फॉर्म ही है, या तो इन पेपर फॉर्म ही है, या केपेबल है क्या पेपर फॉर्म में निकाल सकते हो। प्रोस्पेक्टस के टाइप भी थे। एवरेज, 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 शेल्फ और रेड हेयरिंग। एवरेज में आती थी सारी बातें या मेन मेन बातें? एवरेज में आती थी समरी, जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अगर याद हो कुछ ऐसे ही था, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पीछे लगा के दिया जाता है, फिर हम क्या करते हैं उस फॉर्म को भर के प्रोस्पेक्टस साथ लेके आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही था ये। किन केसेस में एवरेज प्रोस्पेक्टस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है? जब अंडर राइटिंग, नहीं तो आप शेयर प्राइवेटली इशू ही, मतलब पब्लिकली इशू ही नहीं करते। मतलब या तो मान लो कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, हमें कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरी बात, अगर शेल प्रोस्पेक्टस की बात करें, आराम से सुनना, क्वेश्चन बनता है यहाँ, ये कौन सी कंपनी इशू करती है? ये मत बोलना, ये मत बोलना बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप पहले वो लाइन बताओ जो बुक में थी। शेल प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय अ कंपनी एज स्पेसिफाइड बाय, कौन सी कंपनीज है वो? जनरली बैंक्स या फाइनेंशियल कंपनीज। अब फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स इशू करती, इनकी वैलिडिटी कितनी है? एक बार इशू कर दिया, एक साल के लिए वैलिड है। एक साल के लिए वैलिड है मतलब, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो आपको इतने सारे शेयर इशू करने थे, एक साथ नहीं करने थे, टुकड़ों में करने थे। एक साथ नहीं करने थे, टुकड़ों में करने थे। हमने शेल प्रोस्पेक्टस निकाला, हमने मान लेते हैं 10 लाख शेयर इशू कर लिए, फिर 4 महीने बाद में 8 लाख शेयर और करता, तो पुराना शेल प्रोस्पेक्टस टुगेदर विद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या आएगा? जो चेंजेस हुए थे ना, वो चेंजेस इसमें आ जाएंगे। फिर मान लो थर्ड टाइम लास्ट में 2 लाख शेयर बचे हुए और इशू कर लिए। शेल, सुनना पूरी बात, शेल प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम 1 एंड नाउ प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम 2 इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टस। ये करने का फायदा क्या हुआ? टाइम बचा, पैसा बचा। याद आ गई ये चीज? चीजें तो बेटा बहुत है, मैं तो मेन मेन ले रहा हूँ केवल। हाँ हाँ, मैं मेन मेन ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो खुद भी तो करोगे। तुम मेरे यहाँ जिम में आए हो, मैं मनोहार भी करूंगा, मेरे हाथ से गुलाब जामुन भी खिलाऊंगा, ये थोड़ी एक एक को बैठा के पूरा पूरा खाना मैं ही खिलाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा? बल्कि आप पढ़ोगे तो छोटी छोटी बातें तो आपको पढ़ते वक्त भी दिखाई देगी। ऐसा कुछ भी अपन नहीं छोड़ेंगे जो काम का और रह गया हो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की अगर बात करें, बुक बिल्डिंग, ये आ गया न्यू सिलेबस का वन लाइनर। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन, और 2-4 नाम आ जाएंगे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, वो नाम दे देंगे, बुक बिल्डिंग, फिक्स प्राइस मेथड। अब सिंगल ग्रुप वाला कहे सर ये बाकी नाम क्या थे? मेरे को एक बात बता, जब तेरे को पता है कि अपना आंसर बुक बिल्डिंग है, तो इससे क्या मतलब ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है? ये मैंने सेंटर पे देखा है कभी, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बच्चा ज्यादा स्मार्ट बनता है। यार आंसर लग तो ये रहा है, लेकिन ये बाकी क्या है? जब तुझे पता है आंसर ये है, तो बाकी 3 से मतलब क्या है? वो बुक बिल्डिंग के साथ फिक्स प्राइस मेथड, कोई और फर्जी 2-3 नाम, ग्रीन शू ऑप्शन, पता ही नहीं क्या क्या, आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता है जबकि आंसर क्या होगा? बुक बिल्डिंग। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या था? जिसमें प्राइस क्वांटिटी हम नहीं बता रहे, एक प्राइस बैंड बताते हैं, उस प्राइस बैंड पे आप बिड करते हो, बिडिंग के बाद जाके फाइनल प्राइस निकलती है, और फिर वापस एक प्रोस्पेक्टस फाइल होता है आरओसी में, आरओसी में, आरओसी एंड सेबी, आरओसी एंड सेबी, ये फिर एक वन लाइनर बन जाएगा। रेड हेरिंग के बाद जो फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल होता है वो कहाँ कहाँ फाइल होता है? आरओसी, सेबी, एक्सचेंज, या आरओसी एंड सेबी। आपको ये पहचानना है, आरओसी एंड सेबी।
क्योंकि आप सब कुछ हो चुका है और ये पूरा टॉपिक रेड हेरिंग वाला कनेक्ट होता है सेबी आईसीडीआर बुक बिल्डिंग से। एक टॉपिक था बड़ा अटपटा, ऑफर फॉर सेल। उसमें 2 पॉइंट थे मेन, 2 पॉइंट थे मेन। पहले तो ये समझो ऑफर फॉर सेल क्या होता था। मुझे आईपीओ लाना था, या तो नए शेयर लेके आ जाऊं, और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रमोटर को पूछूं भैया दीदी आप अपने शेयर देना चाह रहे हो तो दे दो, उन्हीं शेयर का मैं आईपीओ बना दूंगा और पब्लिक से पैसा रेज कर लूंगा, आपको पैसा दे दूंगा, इनसे ले लूंगा, आपको दे दूंगा। बट वहां पे 2 पॉइंट थे। पहला क्या था? हाँ अब बताओ। सर जिनके जो पैसा बाकी था ना उनका एक तो पैसा रिसीव हो गया और रिसीव हो गया। मतलब वो मत पूरी हड़बड़ा, मत हड़बड़ा, याद कर, पहले पूरी लैंग्वेज याद कर। हो गई। तुझे चीज याद आ गई बट आगे पीछे बता रहा है, आराम से याद करो क्या था। टॉपिक निकालो, ऑफर फॉर सेल। स्टार्टिंग वाले पेजेस में ये कहीं एक बॉक्स बनवाया था 2 पॉइंट्स के ऊपर। क्या है पहला? 6 मंथ था एक। लैंग्वेज पढ़ो उसकी क्या है। ऑफर फॉर सेल वॉज मेड टू द पब्लिक विद इन 6 months after allotment or agreement to allot, or at the date when the offer was made, the whole consideration to be received by the company in respect of these share had not been received by it। वो पूरा पैसा उनको रिसीव नहीं हुआ था। आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा ना, अगर ऑफर फॉर सेल आ जाए, कम से कम ये 2 पॉइंट समझा देना कि ऑफर फॉर सेल माने जाने के लिए इन दो में से कोई पॉइंट पूरा होना जरूरी है, तो ही उसे ऑफर फॉर सेल कहा जाएगा। अदर नहीं याद हो रहा, ऊपर का नीचे का, नीचे ऊपर कुछ याद नहीं हो रहा, इतना सा लिखो, ये लिखने से भी मार्क्स आ जाएंगे। सामने देखो, आप एक बार सामने फोकस करो। पहले पेज पे टाइप्स ऑफ कैपिटल था, दूसरे पे इक्विटी कैपिटल शेयर्स क्या होते हैं, शेयर की बेसिक मीनिंग आ रही है कि शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये याद होनी चाहिए बात। ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल, और ये मूवेबल क्यों है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। प्रेफरेंस कैपिटल क्या होती है, उनके दो प्रेफरेंशियल राइट, डिविडेंड, रिडेम्पशन। इक्विटी कैपिटल क्या होती है, उसकी बेसिक बेसिक सी मीनिंग, ये वाली चीज इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस, सभी के पास एक वोटिंग राइट होता है। अब आपको याद है 2 तरीके से वोटिंग होती है। शो प्रायोरिटी वोटिंग कौन सी होती है, और पोल। पोल से जब होती है जब पोल की डिमांड आती है, अगर डिमांड आएगी तो ही पोल से वोटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये अलॉटमेंट वाली बात, अब ये नीचे चेक कर लो आप, प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग, शेल्फ, ये सारी बातें एक एक करके। ये वन लाइनर बन सकता है न्यू सिलेबस में, मैटर टू बी सेट आउट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या आएगा, सुनना पूरी बात, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी। पहले ये नहीं था, ये बाद में जब सालों पहले अमेंडमेंट आया था ना, तो ये लाइन आई थी। हाँ सेबी बताएगा, बट किससे पूछ के बताएगा, वो कोई भी एक नाम वहां से हटा देंगे और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे न्यू में। ये बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के, वरना सेबी बताएगी किससे कंसल्ट करके। आपको केवल ये पहचानना पड़ेगा। वह शेल्फ के अंदर वही पूरी बातें लिखी हुई जो अभी बताइए। रेड हियरिंग में चेक कर लो कितने दिन पहले फाइल हो जाता है, इशू ओपन होने से 3 दिन पहले। जैसे ही ऑफर क्लोज होता है, एक प्रोस्पेक्टस वापस से फाइल होता है, हाईलाइटेड भी है, शैल बी फाइल्ड विद एवरेज प्रोस्पेक्टस, वही कहानी जिसमें मेन समरी आती है। कोई एप्लीकेशन फॉर्म इशू नहीं होगा बिना एवरेज प्रोस्पेक्टस के। साथ में किन केसेस में लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक तो अंडरराइटिंग था, और जहां पब्लिक को दे ही नहीं रहे, जहां पब्लिक को दे ही नहीं रहे। ऑफर फॉर सेल जस्ट अभी बताया वो दोनों पॉइंट। शेयर जो प्रीमियम पे हम दे रहे हैं, प्रीमियम के 5 यूज होते हैं। अब प्रीमियम कितना होगा ये कैसे डिसाइड होगा, इट कैन डिफर फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। आप एक स्वेटशर्ट खरीदने जाओ, कैंटाबिल का खरीदो, अलग रेट का आएगा, ये अलग रेट का आएगा, क्योंकि टॉमी का पहना हुआ है ना। बात समझ में आ रही? जैसे जैसे ब्रांड बदल जाती है ना, आपको पता है कोई फर्क नहीं होता, साला कपड़ा 19-20 सेम होता है। पैसा इस नाम का होता है, पैसा नाम का है। अब यहाँ टॉमी हिलफिगर लिखा है ना, इस स्वेट शर्ट का पैसा बढ़ गया है, इस पर टॉमी हटा दो, छोटा सा कैंटाबिल लिख दो, पीटर इंग्लैंड लिख दो, ऑटोमेटिकली वैल्यू कम हो गई। तो मैं ये नहीं कह सकता 10 रुपए का शेयर कितने पे इशू होगा, कितना प्रीमियम होगा, ये नहीं कहा था। अभी कल परसों की बात है, टाटा टेक 500 रुपए की इशू प्राइस, फेस वैल्यू कितनी थी, 2 रुपए,
₹2 फेस वैल्यू है, तो प्रीमियम कितना है? अबे ₹498 किसके हैं? टाटा के हैं ये। क्योंकि टेक्नोलॉजी के पीछे किसका नाम लिखा हुआ है? टाटा। किसी के घर में अलॉट हुआ क्या ये? हुआ? अरे वाह, बड़े लोग। नहीं, ये बैठी आगे, इसके हुआ है। हाँ, पैसा डबल ट्रिपल हो गया। अबे लेकिन इतना भी कितना हो गया? 15,000 के 38 हो गए। पार्टी दे कोई, मतलब कोई लाखों रुपए का थोड़ी हुआ। फायदा जब होता जब किसी की फैमिली में 8-8 9-9 अलॉटमेंट आ जाते, और एक ही दिन में 5 लाख आ जाते हैं। पता नहीं है। याद आ गई ये चीज? अब ध्यान से सामने देखें, सामने देखें। 5 यूज क्या क्या है? यही 5 यूज है, एग्जॉस्टिव यही 5 यूज है। इनके अलावा वो केस लॉज है जो मैंने बताए। एक केस लॉ और है, लिखा हो थोड़ी अभी अपने पास यहाँ के। हाँ, वो बुक में बाहर है क्या? हाँ टेबल लिया। हाँ, इसमें एक केस अभी ऐड करवाऊंगा। वही ना, नॉन प्रमोटर को भी पे कर सकते हैं। कुछ एक जो अपन ने उस दिन वहां से लिखा था। नहीं नहीं नहीं, बैठ जा। नहीं हाँ, मैं वो मैं यहीं से ओपन कर लूंगा अभी। छोड़। हाँ, अच्छा, एक बात बताओ, प्रीमियम अगर अदर देन कैश वाला केस हुआ, जैसे मान लेते हैं मैंने शेयर इशू करे, इसको इशू करे, पैसे ले लिए प्रीमियम के साथ, इससे असेट लिया और शेयर प्रीमियम पे इशू करे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम खाते में जब आप कैश में शेयर इशू करते हो तो ही प्रीमियम जाता है, या अदर देन कैश में भी जाता है? वेर अ कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम इवन दो द कंसिडरेशन मे बी अदर देन कैश, क्या लिखा है आगे? अदर देन कैश, कैश में भी प्रीमियम बराबर अमाउंट तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में डालना ही पड़ेगा। वेंडर टू असेट, वही डिस्काउंट वाला केस आ गया। ये सेकंड पॉइंट, ये रहा, सॉरी, सेकंड। डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम या स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान का मतलब होता है जब कंपनी आईबीसी में गई, और मान लो आईबीसी में गए और वहां से उसका रिवाइवल प्लान सामने आ गया कोई। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एक बात बताना, कितने टाइम में शेयर अलॉट हो जाने चाहिए? ऑप्शन दे दूं? 15 दिन, अरे सुन लो पूरी बात। 15 दिन, 30 दिन, 60 डेज, 75 डेज, या कितने? वो तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट का बताया। कहाँ पढ़ा है ये बता दो आज तक, कहाँ पढ़ा? इस पे केस स्टडी करवाई थी तुम्हें मैंने। अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, एंड व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम ये कहीं डिफाइन नहीं है। रीजनेबल टाइम मैंने कहा था जनरली माना जाता है 30 दिन। अब मैंने क्या बोला? लॉजिक के साथ जनरली माना जाता है 30 दिन, तो तुम्हारा आंसर भी क्या बन गया? तुम्हें यही नहीं याद आ रहा? मैंने ये कहा था कि अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक केस स्टडी भी बना के पूछी थी। अप्लाई करा 2/12/2023 को, उन्होंने 6 महीने के बाद अलॉट किया, मैंने लेने से मना कर लिया। क्या मेरा मना करना सही है या गलत है? फिर एक और केस स्टडी पूछी थी इसकी, सुनना ध्यान से। आपने शेयर के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने अलॉटमेंट लेटर निकाल दिया, वो रास्ते में लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, क्या बाउंड हो या नहीं हो शेयर लेने के लिए? आप बाउंड हो लेने के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाओ ना, कंपनी के पार्ट से तो कम्युनिकेशन पूरी हो गई, और थोड़ा सा लॉजिकल, तुमने अप्लाई तो किया ही था ना लेने के लिए, लेने तो थे ही ना तुम्हें शेयर, तो अगर वो लॉस्ट इन ट्रांजिट भी हो गया ना, तो भी आप बाउंड हो लेने के लिए, क्योंकि आप शेयर में अप्लाई करने लेने के लिए ही आपने अप्लाई किया था। ये केस स्टडीज बना के पूछी थी रेगुलर क्लास में पढ़ाते वक्त आपसे। पैसा रिफंड, पर्सोनेशन ऑफ शेयर मतलब ये ऐसे केसेस हो रखे हैं कई जहां रोहित सर बन के लोगों ने काम किया था, वो इम्पर्सोनेशन ही था। इम्पर्सोनेशन मतलब मान लेते पुराने जमाने की बात है ये, 2006 5 3 की, ये बहुत अच्छे से फ्रॉड करना जानती है। इसने 5-10 वो बना लिए, पैन नंबर, पैन कार्ड, 10 नामों से इसने आईपीओ में अप्लाई कर लिया। 10 नामों से नहीं होता अभी भी, बट अब आधार पैन दोनों को आपको लिंक करना पड़ता है। स्कैम्स तो अभी भी होता है, मैं इसलिए पुराना लेके चल रहा हूँ, वो समझाना ज़्यादा आसान है। इसका 10 फर्जी पैन कार्ड है, लेने वाली यही है, इसने 10 नामों से अप्लाई कर लिया और 10 नामों से शेयर अलॉट करवा लिया, 10 नामों पर शेयर अलॉट करवा ली। हम पता क्या कहते हैं, इसने कुछ नहीं करा, इसने इम्पर्सोनेशन करा, फिक्टिशियस नामों में शेयर अलॉट करवा लिया। ऐसे केस में इन पे 447 की पेनल्टी लगती है, क्योंकि इसने करा क्या है, फ्रॉड किया है। इसे पर्सोनेशन
या इम्पर्सोनेशन कहते हैं, मतलब किसी फिक्टिशियस पर्सन की कैपेसिटी में शेयर्स के लिए अप्लाई करना। डीवीआर अभी पूरा का पूरा आपने रिकॉल खुद ने किया है, मैंने नहीं करवाया, आप लोगों ने ही रिकॉल करा, बट ये वाला अमेंडमेंट ध्यान से फिर से देखा, ये मैंने उस टाइम नहीं लिया था और स्टार लगवाया था पढ़ाते वक्त भी। सुन लो पूरी बात, अगर कंपनी को ई वोटिंग देना मैंडेटरी है तो क्या ये काम जीएम में भी करा जा सकता है क्या? ये लिखा, any item of business to be transacted by means of postal ballot may be transacted at a GM of a company which is required to provide the facility to member। याद आ रही है ये चीज? ये जब आपको शेयर कैपिटल पढ़ाया जब भी स्टार्ट लगवाया था, और आपके जब ई वोटिंग पढ़ाया जीएम में जब भी ये काम की बात थी, इसके ऊपर की स्टडी बन सकती है। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, उन्होंने पोस्टल बैलेट से नहीं करवा के ई वोटिंग से कर लिया, कंपनी पब्लिक कंपनी है और उसमें 1200 मेंबर भी है। आपको आपको इसको करने के लिए डीवीआर और ई वोटिंग दोनों याद होनी चाहिए, और साथ में ये याद होना चाहिए फिर इन दोनों को मिला के पोस्टल बैलेट में अमेंडमेंट था। आप चाहो तो जीएम में कर सकते हो। ई वोटिंग कहाँ मैंडेटरी होती है? लिस्टेड कंपनी और वो कंपनीज जहां पे 1000 या 1000 से ज्यादा मेंबर। डन है ये चीज? उम्मीद है डीवीआर हो जाएगा। ये सिंपल है। इशू एंड रिडेम्पशन में ये सबसे काम वाली बात, ये आपको मैंने अभी रिकॉल करवा दी थी। क्या हो गया? अच्छा, ये इंफ्रा कंपनी क्या होती है? इंफ्रा कंपनीज और स्लम एरिया को साफ करें, साफ नहीं करें मतलब साफ करके उसको रिहा मतलब एक वापस से तैयार करें। अभी धारावी का चालू है शायद, अडानी ग्रुप को मिला शायद। ताजमहल की साफ सफाई, मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन, आपके घर में बीसलपुर की लाइनें, रोडवेज, रेलवेज, लॉजिस्टिक, ये सब कुछ इंफ्रा। टेली कम्युनिकेशन वाली कंपनीज, ये भी इंफ्रा का पार्ट है। कुछ नहीं होगा, वो कंपनी का नाम दे देंगे, फलाना फलाना कंपनी है, उसने 30 साल। और लास्ट ईयर का सीएमए पेपर याद हो, लास्ट अटेम्प्ट का आया था एयरपोर्ट वाला। अभी अगर तुमने कंपनी लॉ भी थोड़ा ध्यान से सुना हो ना, तो मैंने आपको इंफ्रा कंपनी समझाई थी, रोडवेज, एयरवेज, ये सब। उन्होंने सीधा क्वेश्चन दे दिया, एक एयरपोर्ट या एयरवेज वाली कंपनी है, उसने इतने साल के लिए इशू करा है, आपको ये पहचानना पड़ेगा एयरवेज या एयरपोर्ट वाली कंपनी कौन सी होगी, इंफ्रा का पार्ट। और इंफ्रा का पार्ट है तो हाँ, वो कितने साल इशू कर सकती है? 30 साल। ये इसका है वो लास्ट वाला पॉइंट, एक मिनट, ये आप चेक कर लो, इनएबिलिटी टू रिडीम वाला चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें मेन बात ये थी, इंक्लूडिंग द डिविडेंड। ये सिंपल है, ये हो जाएगा। फर्दर इशू 62(1)(a), इसके ऑलमोस्ट वाले अभी सारे पॉइंट बताए। इसमें एक चीज काम की थी, एक मिनट, ये रहा। एक तो ये ध्यान से देख लो, एक तो ये वाला, ये न्यू सिलेबस में वन लाइनर आ जाएगा। सेक्शन 62 सभी टाइप की कंपनीज पे, बट वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इसके ऊपर वाला एक 90% वाला पॉइंट भी था, ये रहा। मिनिमम 15 दिन होते हैं, आप तो मिनिमम 15 को भी कम कर लो प्राइवेट कंपनी में, अगर कितने जने फेवर में 90%। ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट, ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसमें कोई बात, ये एक बार चेक कर लो, एम्प्लॉय कौन सा होगा। अब चाहे वो इंडिया में काम करे, इंडिया के बाहर काम करे, डायरेक्टर कौन सा, बट कौन सा शामिल नहीं है। ध्यान से सुनो आगे, ध्यान से सुनो आगे। An employee is defined in clause A or B in India or outside India or of a holding company of a company, but क्या लिखा है आगे, ऐसा एम्प्लॉय जो प्रमोटर या बिलोंग करता है किसको, नहीं तो ऐसा डायरेक्टर जो खुद नहीं तो रिश्तेदार नहीं तो बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू कितना होल्ड करता है, मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी। दो बातें याद करनी है, एम्प्लॉय परमानेंट है, इंडिया करे, इंडिया के बाहर काम करे, डायरेक्टर होल टाइम पार्ट टाइम, आईडी नहीं। एम्प्लॉय में कौन सा शामिल नहीं, जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का है। नहीं तो ऐसा डायरेक्टर डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली मोर देन 10% पहले से। फ्री प्राइसिंग, जैसे प्राइसिंग करनी है वैसे करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान करना होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अगर वेरी भी करनी है आप वेरी कर लो, चेंज कर लो, बट वो प्री जुडिशियल नहीं होनी चाहिए कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो। और साथ में चेंज करते वक्त बेटा उसका बताना क्या पड़ेगा, रेशनल, क्यों चेंज करा है, इसका रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना होगा, बोला ग्रांट वेस्ट मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर। कंपनी हैज अ फ्रीडम टू स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड, बट अगर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है और वो 1 साल भी नहीं है, अगर सेम प्राइस पे ही दिया है, नो राइट ऑफ डिविडेंड और वोटिंग टिल एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करके शेयर लोगे उसके बाद ही आपको राइट्स मिलेंगे, उससे पहले राइट्स नहीं मिलेंगे। फोर फीचर रिफंड मतलब आप नहीं आए तो हम खा जाएंगे, और अगर हम नहीं आए अगर वो दे नहीं पाए तो पैसा रिफंड हो जाएगा। कुछ याद हो ये बात, यस सर उस दिन तक जितना ड्यू हो गया ना वो ले जाओ। एक कॉमन बात थी, 100 शेयर थे, डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, तो उस दिन तक जितना ड्यू था ना उतना ले जाओ आप, उसके आगे वाला एक्सपायर हो जाएगा। यही वो पॉइंट थे। कंपनी लिस्टेड है तो कौन सी गाइडलाइन चलेगी, सेबी। प्रेफरेंशियल इशू में एज सच कोई हमारे पास प्रोविजन इतने नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी में बेसिक बेसिक प्रोविजन ये लिखे, आर्टिकल से ऑथराइज ऐसा। क्यों, क्योंकि पूरा टॉपिक सेबी कनेक्टेड है ये, तो सेबी में ज्यादा डिटेल में आता है। प्राइवेट प्लेसमेंट की मेन अभी सारी बातें आपसे करवाई थी, फिर भी आप चेक कर लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 200। 200 में कौन शामिल नहीं होगा, क्यूआईबी और एम्प्लॉय। अगर लिमिट 200 से ज्यादा हो गई तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, उसे पब्लिक ऑफर का नाम दे दूंगा। क्यूआईबी का मतलब आ गया, एक मिनट, ये ठीक है, ये हो जाएगा। लिस्टेड अनलिस्टेड के हिसाब से क्या, अगर लिस्टेड है तो ये। अच्छा एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट को लिस्टेड कंपनी में क्या कहा जाता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो अगर अनलिस्टेड है तो कंपनी लो, और अगर लिस्टेड है तो सेबी में से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। आप अप्लाई करो, बैंकिंग चैनल से होगा, लेकिन किससे अलाउड नहीं है। अच्छा किसके बैंक खाते से आएगा पैसा, जो अप्लाई कर रहे हैं जो अप्लाई कर रहे या आपकी फीस थोड़ी है तो आपके पापा के यूपीआई से मेरे पास आ गई। आप प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, नाम आपका, डॉक्यूमेंट आपका, आधार आपका, पैन आपका, बैंक अकाउंट भी आपका। ऐसा नहीं पैन आपका, आधार आपका और बैंक अकाउंट थर्ड पर्सन का, ये अलाउड नहीं है। वो भी लूंगा अभी, बेयर चेक वाली बात। ये तो जानते हो सब जने बेयर चेक क्या होता है। एक मिनट, जिसके हाथ में उसी का मतलब बताना ना एक बार। हाँ हाँ चल, नहीं मैंने सुना नहीं, बता, रिपीट कर वापस। आई बात समझ में, बेयर चेक का मतलब कौन था ये होशियार और पीछे। बेयर चेक वो होता है जिसमें पे के आगे सेल्फ लिखा होता है, ब्लैंक। ब्लैंक होगा तो अगर तूने अपना नाम डाल दिया तो बेटा फिर बेयर नहीं रहा वो। फिर तो स्पेसिफिक हो गया वो list। आपको घर से कभी पापा ने चेक देके बैंक से पैसे लाने भेजा है क्या, कौन कौन गया है कभी, और तुम्हें बेयर चेक नहीं पता। खाता पापा का, पैसे तुम निकाल रहे हो, पे के आगे सेल्फ लिख के देते हैं पापा। सेल्फ का मतलब ये होता है चेक मेरा है, मेरे खाते का, इसको मिल गया तो ये लेके आ जाएगा। बट बैंक का एक सिस्टम होता है, अगर अमाउंट बड़ा होता है ना तो बैंक एक बार वेरीफाई कर लेता है पहले। कितने ही केसेस में तो कस्टमर को कॉल करके कंफर्म करते हैं कि इस केस में और सिग्नेचर में मिसमैच हो तो कंफर्म होता है। वो भी तो था ना कि लिमिट स्पेसिफाई कर देता है अगर मेरे अकाउंट से कभी भी वो तो आप अपने अकाउंट में लगा दो, वो बात अलग है। ये हो जाएगा, ये हो गया रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। एक और छोटी सी बात, शेयर फोरफीट करे, फोरफीट करके रीइशू करे। रीइशू अलॉटमेंट ही तो होता है या सेल होता है, इसमें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी है क्या। ये क्या, ये चलता जाएगा आगे का, पूछते जाऊंगा कुछ ना कुछ। टाइम लिमिट कितनी थी अलॉटमेंट की, 60, 15, 61। टोन में याद कर लो, 60, 75, 61। 60 में अलॉट, 75 में मतलब अगले 15 में रिफंड, नहीं तो 61वें दिन की एक्सपायरी से ब्याज लगना चालू हो जाएगा। सॉरी 68 डे यानी 61 से ब्याज लगना चालू हो जाएगा। ये हो गया। एसआर पास होगा, मैक्सिमम लोग 200 से ज्यादा नहीं होंगे। और ये देखो ये वाली चीज ये लिखी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आरबीआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक।
ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड है ये वाला। जिन जनों ने पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ या नहीं सुना हुआ वो फंसेंगे कैसे वहां पे। सवाल सिंपल बन जाएगा, 200 से ज्यादा लोगों को दिया, कंपनी का नाम दे देंगे XYZ NBFC और 200 से ज्यादा, तो जो तोते नहीं होते याद करने वाले, वो लिख के आते ओ हो ये तो अब प्राइवेट प्लेसमेंट ही नहीं है, ये तो क्या है, अब पब्लिक ऑफर है, इस पे तो सेबी की गाइडलाइंस लगेगी। क्वेश्चन में क्या लिखा था, XYZ लिमिटेड आ NBFC पे ही एप्लीकेबल। क्वेश्चन का अगला पार्ट, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इन द अबव केस इट्स अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो भी एप्लीकेबल नहीं है। डन है यहां तक ये। इसके बाद ये फॉर्म वॉर्म की बात आ गई, रिकॉर्ड मेंटेन होगा, हेडिंग पढ़ के देख लोगे तो इसमें ही लिखा हुआ है सब। यू वांट टू सब्सक्राइब ना, आपके ही खाते से पैसा आएगा। बोनस शेयर, क्वेश्चन याद है, आंसर याद, क्वेश्चन छोड़ो, आंसर याद है। अब अभी भी क्वेश्चन दे दूं ना, कितने जने यू ऐसे बैठेंगे यहाँ पे। 621 मार्केट प्राइस, 3 पे 1 बोनस, बोनस के बाद फेस वैल्यू 10 से 2, कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस, उसका आंसर 93.15 था। एक शेयर 621 का है, 3 लोगे तो 1 बोनस। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। 1 बोनस मिलेगा तो 4 शेयर की कॉस्ट हो गई, 10 रुपए की फेस वैल्यू को घटा के कितना कर लिया, 2, तो 1 शेयर को कितने में, 5 में, तो टोटल शेयर कितने हो गए, अमाउंट तो अभी भी इतना ही है, तो करंट मार्केट प्राइस कितनी हो गई। ये सब बोनस शेयर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको याद होने के बाद भी नहीं कर पाओगे कितने ही जने, क्योंकि जैसे अगर मान लो उन्होंने फिगर बदल दी ना, सारे रेशियो चेंज कर लिया, आपका गेम बच जाएगा वहीं पे। सेम क्वेश्चन आ गया ना, तो हो सकता है तुम्हें आंसर याद है, तुम्हें फिगर भी याद है, 621, 3, 1 और 10, 2, अगर ये याद आ गया, सेम आ गया, तो तुम कैसे भी करके ला दोगे। बट अगर 621 का हो गया 261, बोनस में 5:2 हो गया, और 10 का वो 5 हो गया, कि 10 की फेस वैल्यू थी, उन्होंने घटा के 5 कर लिया, तोते फ्लाई, और गए 4/4, कितने ही जनों के गए। क्योंकि पता है आपका ड्रॉबैक क्या है, ये हंसने वाली बात भी नहीं है, खुद फील करने वाली बात है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी CS वाला बच्चा याद करके जाता है। आपके शक्ल पे लिखा है, आप याद करके ही जाते हो, और सेंटर पे प्रेशर के चलते फिर वो याद भी नहीं आता, जबकि इतने आराम से क्वेश्चन करवाए हुए हैं सारे। ये यहां तक डन है बोनस शेयर तक। अच्छा, बोनस शेयर के बाद प्राइस तो बढ़ जाती है, तो बताया ना, फेस वैल्यू कम हो जाती है, फेस वैल्यू सेम रहती है, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। स्प्लिटिंग अप में क्या होता है, फेस वैल्यू कम, मार्केट प्राइस कम, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा। स्प्लिटिंग अप क्यों किया जाता है, स्टॉक की प्राइस बढ़ गई, लोग ले नहीं रहे। IRCTC 4,500 के आसपास का शेयर था, लोग खरीद नहीं रहे थे, स्प्लिट कर दिया उन्होंने 5 में। 700, इस साल 1.5 साल पहले की बात है, 700 750 का एक शेयर हो गया। टाटा स्टील, टाटा स्टील 1300 1400 का था, फेस वैल्यू 10, एक शेयर को 10 में डिवाइड करा और नई प्राइस 130 140 हो गई। डन है यहां तक ये। अच्छा, एक बार जो बोनस शेयर मैंने अनाउंस कर दिया, तो उसे क्या कैंसिल करा जा सकता है? अलाउड ही नहीं है, इज्जत खराब हो जाएगी बाजार में आपकी। कि बोनस शेयर को कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। आप अच्छा कमा रहे हो तो आप शेयर होल्डर को फायदा दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में, फेस ऑफ इट कहोगे ना तो शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं हो हाथों हाथ। पहले उसके पास 500 रुपए का एक नोट था, अब 100 × 5 हो गए, अमाउंट तो आज भी 500 ही है ना। लॉन्ग रन में फायदा मिल सकता है, हाथों हाथ तो कोई फायदा नहीं है। सॉरी, इक्विटी होल्डर लिमिट, ये पढ़ो ध्यान से। आज भी तुम्हें कोई पकड़ के अगर
होता हाथ हथकड़ी से बांध दे और कहे कि तेरे को जब ही छोड़ूंगा तब तू स्वेट इक्विटी की डेफिनेशन पढ़ा है, तो पता है आपका जवाब क्या आएगा? आंसर नहीं आएगा, कह रहा ले चल अंदर, कि तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं आएगी पूरी। स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं हम अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर को, क्यों देते हैं? फॉर देयर टेक्निकल नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। और वैल्यू एडिशन चाहे एक्चुअल हो चाहे एंटीसिपेटेड हो, दोनों शामिल होते हैं। और इट कैन बी इशूड फॉर कैश और इवन एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, कैश अदर देन डिस्काउंट, हाँ वो भी हो सकता है। लिमिट अगर ध्यान से देखोगे ना, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एट एनी टाइम, एट एनी टाइम मतलब सारे मिला के 25 से ज्यादा नहीं होंगे। और वही कंपनी अगर कौन सी होगी तो 25 को बढ़ा के 50। लॉक इन पीरियड कितने साल का है? लॉक इन पीरियड 3 साल। अब ये सिंपल सिंपल लिमिट्स है, आपको इनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में कंपनी फ्री है, परचेज स्कीम में 1 साल है, और स्वेट इक्विटी में, अब आपको ये तो पता है ना सेबी में इन सबकी शादी हो गई, हाँ, एक में करते हैं, रिसेंटली शादी हुई है, आपको न्योता नहीं मिला? जी बात, 2021 में शादी हुई है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम, जी बात, इनकी शादी हो गई स्वेट इक्विटी से। और अब एक कंबाइंड रेगुलेशन बन गई, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, क्योंकि दोनों में कॉमन कॉमन बातें चलती है। हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, सामने देखें ब्रेक के बाद एक सिंपल टॉपिक था, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक, रिडक्शन। प्लीज प्लीज सामने ध्यान लगा ले। हाँ, तो सामने देखें, आपको शेयर कैपिटल ऑल्टर करनी है, आपको शेयर कैपिटल ऑल्टर करनी है। कैसे ऑल्टर होगी? ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दो, बड़ा शेयर था छोटे छोटे में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे थे उसका एक बड़ा शेयर बना दो, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लो, ये सारी चीजें होती है। आप करो क्या? शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना कोई बहुत बड़ा काम है क्या? रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? अब मैंने यहाँ पे भी एक मिथ देखी, बच्चों की एक सोच है, दिमाग ये तो उनका चलता है सर शेयर कैपिटल ऑल्टर हो रही है, यहाँ पे एसआर पास होगा, ये बहुत आम बात है। सर ये बिजनेस ऑर्डिनरी है स्पेशल है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी बिजनेस होगा स्पेशल होगा? बिजनेस तो स्पेशल है, बट रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी है। अब यहाँ पे मैंने टू बी फ्रैंक एक पूरे कंपनी लॉ में बच्चों की एक सोच देखी है, आपके यहाँ नहीं सब जगह देखी, कि काम अगर ऑर्डिनरी है ना तो रेजोल्यूशन भी ऑर्डिनरी होगा, और काम अगर स्पेशल है तो रेजोल्यूशन भी स्पेशल होगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। आपको एक बात याद आनी चाहिए, अगर एसआर पास करना है ना, आपको नोटिस में ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि आप जीएम में क्या पास करोगे, ऐसा अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी। और अगर कहीं कुछ भी नहीं लिखा तो रेजोल्यूशन ओआर होगा। शेयर कैपिटल ऑल्टरेशन को इतनी बड़ी चीज भी नहीं है जिसके लिए एसआर चाहिए, काम ऑर्डिनरी से भी हो सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल एसआर कहे तो एसआर पास होगा। जनरली उसमें चाहिए क्या, आप ही को तो देता हूँ मैं शेयर वैसे भी। डन है यहाँ तक ये? अब एक बार यहाँ टॉपिक पे आ जाओ जो आपको दिक्कत देता है ये। एक तो बायबैक से चालू करो, बायबैक, बायबैक के फायदे। और ये रिसेंटली अगर किसी ने टेक ओवर भी करा हो ना, फाइनल लेवल पे भी अगर कभी करा हो टेक ओवर आप लोगों ने, डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, उनमें भी यही बातें काम आती है। आप ये कह सकते हो बायबैक एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने की। कैसे कैसे कैसे? मेरी कंपनी के शेयर कोई अक्वायरर कंपनी लेती, इससे अच्छा तो हमने ही वापस खरीद ली। बायबैक में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकल चलता यही है। बायबैक करने से ईपीएस भी बढ़ती है क्या? क्योंकि पहले डिवाइड 10 लाख का आ रहा था, तो मान लो अब 9 लाख का आ रहा है, नीचे डिवाइडेशन कम का हो गया ना शेयर्स का, ईपीएस बढ़ गई, रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ गया। बायबैक होता जब है जब आपके पास पैसा बहुत है, रिजर्व है, सरप्लस है। इन्फोसिस, विप्रो, ये ऐसे एग्जांपल है जिनके पास अगर कोई काम ना हो ना, फ्री बैठे हैं, क्या करें, चलो बायबैक कर लेते हैं। अभी शायद टीसीएस ने अनाउंस करा हुआ 12,000 करोड़ का बायबैक, 12,000 करोड़ का बायबैक। डन है ये चीज? अब इसमें देखो नीचे ध्यान लगाओ, सोर्सेस क्या क्या थे इस सी पॉइंट का मतलब क्या है?
सेम कैटेगरी वाला नहीं होना चाहिए, दूसरी कैटेगरी इशू हुई है, उससे कोई पैसा है, उस पैसे को काम में लेके बायबैक कर लो। अब एक बात याद करके बताओ जल्दी से, ये तो सब जने जानते होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ फ्री रिजर्व। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री है? नहीं है, बट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। बात समझ में आ रही है? रीवैल्यूएशन रिजर्व में से बायबैक होगा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये फ्री नहीं है। क्वांटम मैंने जस्ट अभी आपसे बात करी थी, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी फ्री रिजर्व। सर यहाँ लिखा हुआ नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो फ्री रिजर्व का ही पार्ट होता है। एक पता है एक सिली मिस्टेक क्या करी आपको कोई रिजर्व का नाम दे दिया, जनरल रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग दे दिया। आपने जीआर तो शामिल कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं करा। और फिर नहीं करने का रीजन भी आप सोचो, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन में पढ़ के आए हो, दिस अमाउंट कैन बी यूज फॉर बायबैक। अब एक बात याद करना, बोलना मत बीच में, सामने ध्यान लगाओ। आपको कुछ याद हो अगर, ये इनसे तो हम निकालते थे अमाउंट विच कैन बी यूज फॉर बायबैक। कुछ याद आ रही हो अगर बात, ये नहीं इतने का बायबैक कर लिया। बीओडी इतना अमाउंट काम में ले सकता है बायबैक के लिए, शेयर होल्डर इतना अमाउंट काम में ले सकते हैं बायबैक के लिए, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बायबैक कितना? ये एग्रीगेट लिमिट ही तो होती है, या पर फाइनेंशियल ईयर। और स्वेट इक्विटी में वहां सब कुछ मिला के था। याद आ रही है? इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बायबैक के करवाए मैंने, हर लेवल पे करवाए, फाइनल एग्जीक्यूटिव सब जगह। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फाइनल वाले भी एग्जीक्यूटिव में हो गए सारे, तो फाइनल में आके कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आपको याद हो डीवीआर वाला एक क्वेश्चन करवाया था, एक उसमें दो गलतियां आप लोगों ने करी थी। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट ये लिखा हुआ था 50 लाख पेड अप ऑन फेस वैल्यू 10, 5 पेड, कुछ ऐसा ही एक पॉइंट था कि फेस वैल्यू 10 है, 5 रुपए पेड है, और शायद बैलेंस शीट में फिगर 1 सीआर का लिखा था। बहुत ज्यादा ज्ञानी बच्चे जिनको अकाउंट्स की बैलेंस शीट पढ़ना थोड़ी कम आती थी, उन्होंने इसको 50 लाख लिया था। बैलेंस शीट में पेड अप वैल्यू आती है। दूसरी गलती ये थी, वहां पे इक्विटी भी थी, और इक्विटी में डीवीआर भी था। डीवीआर इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, तो डीवीआर भी शामिल था। एक क्वेश्चन मैंने आपको बैलेंस शीट वाला करवाया था, जिसमें नीचे ये दे रखा था 20 रुपीज पे बायबैक होगा। मेरे को अभी भी उसका आंसर याद है, 31,250, 15,625 और 39,750, कुछ ऐसे 3 फिगर आए थे। पहले बीओडी का अमाउंट निकाला था, शेयर होल्डर का अमाउंट निकाला था, डिवाइड बाय 20 करके दोनों के शेयर निकाले थे, फिर लास्ट में देखा था मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है, शायद 31,250 था कुछ। एक पेज की बैलेंस शीट थी। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाया कहां से था? ये आपके एग्जीक्यूटिव के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 17 में। और आया कहां से था? सीए इंटर सॉरी सीए इंटर की अकाउंट्स में से, अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स के मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन दे रखा है। इससे एक बात सीखे अपन, एग्जाम देने जा रहे हो कंपनी लॉ का, कैलकुलेटर साथ लेके जाना पड़ेगा। पता, सुबह कैलकुलेटर जैसी चीज को बैग में रखने से पहले हम 2 बार सोचते हैं कि आज पेपर कौन सा है, कंपनी लॉ, आज काम आएगा नहीं आएगा। आपको लगा नहीं आएगा, और अगर वहां बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आ गए, तुम 2+2 भी नहीं कर पाओगे। 2+2 भी अभी तुम्हें कहे ना, तो 2+2 आप कैलकुलेटर पे करते हो। अभी रोटेशनल डायरेक्टर टॉपिक पढ़ाया कहीं, मतलब 14, बताओ इसका 2/3 कितना होगा? सर 1 मिनट, 14 इंटू 2 डिवाइड बाय, ऐसे नहीं, आप बिना कैलकुलेटर ये भी नहीं निकाल पाए। अब वो आता हुआ 8 मार्क्स का क्वेश्चन था बायबैक का, जो सीधे सीधे क्या हो गया, 0। और जितने बायबैक के क्वेश्चन थे ना, जितने भी थे, वो सारे मैंने आपको क्लास में करवा रखे रेगुलर वीडियोस में। याद आ रही है लिमिट? नीचे ध्यान से देखो, एसआर पास होगा, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा, लेटर ऑफ ऑफर जो भी होगा वो हमें फाइल करना है आरओसी में, डिस्पैच करूंगा उन सबको, फिर वो अपने शेयर मुझे टेंडर करेंगे। मिनिमम पीरियड कितना है और मैक्सिमम कितना है? Provided all member of the company agree, the offer for buyback may remain open for a period of, आप 15 से कम खुला रखना चाह रहे हो, 100% लोग अग्री होने चाहिए। पोस्ट बायबैक रेशियो कितना होता है? 2:1। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए हायर रेशियो, और वो हायर रेशियो कितना था? 6:1। जो शेयर मुझे बायबैक करने वो कौन से होंगे? फुली पेड अप। 2 बायबैक का टाइम गैप 1 साल, कंप्लीशन ऑफ बायबैक भी 1 साल ही है।
मेथड ऑफ बायबैक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से ले लो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ओपन मार्केट एक्सचेंज से ले लो, बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी इशू टू एम्प्लॉय, मतलब पहले तुम्हें डिस्काउंट पे शेयर दिया है ऑप्शन स्कीम में, उसके बाद तुम्हें वहां टिकाया 5 साल, अब मुझे लगा ये भाग सकते हैं कभी, तो भागते और भागने के साथ मेरी इक्विटी लेके चले जाते, तो मैंने इनको ऑप्शन दे दिया कि आपसे आपके शेयर में वापस से बायबैक कर लेता हूँ। अब यहाँ एक कंसेप्ट आया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया मार्केट रेट से कम पे, बायबैक मार्केट रेट पे होगा, बराबर पे होगा, ज्यादा पे होगा, बायबैक हमेशा मार्केट रेट से ज्यादा पे होता है। डन है ये चीज। एक सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन देनी है भैया, आज हमने सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन देने का मतलब आने वाले साल में हम कहीं भी मरेंगे नहीं, हम हैं सॉल्वेंट है और कम से कम अगले साल तक तो सॉल्वेंट रहेंगे ही रहेंगे। ये बकवास है सब, ये पढ़ो आप ध्यान से। कितने महीने? अच्छा, लेकिन इन 6 महीने क्या करा जा सकता है? आप बोनस इशू ले आओ ना, क्या दिक्कत है? मैंने अभी बताया था बोनस इशू कुछ नहीं होता है, कंपनी अपने रिजर्व को काम में ले रही है, और जब बेटा अपने ही रिजर्व को काम में लेके बोनस इशू दे रहा हूँ तो दिक्कत क्या आ रही है? आज अगर बायबैक कंप्लीट हुआ, 6 महीने तक कोई नए शेयर इशू नहीं करने, आप बोनस इशू ला सकते हो, हाँ आप बोनस इशू लाओ, कोई सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन मतलब पहले कुछ दे रखा था, ऑप्शन स्कीम, कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, वारंट, जिनका कन्वर्जन पीरियड इन्हीं 6 महीने के दौरान आ रहा है, तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ 100% हो सकते हैं, क्योंकि आज नहीं इशू हुए, वो इशू पहले हो चुके हैं, तो बाय चांस कन्वर्जन का टाइम इन्हीं 6 महीनों में आ गया। डन है यहाँ तक? ये किसमें पॉइंट था ये वाला, एक मिनट, ये सालों पहले इन पे क्वेश्चन थे, नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर अदर सिक्योरिटीज, किसके थ्रू? आसान शब्दों में किसी की भी सब्सिडियरी से नहीं, तेरे को करना है ना, खुद कर सामने, तेरे में हिम्मत है सामने आ, वही ये सेम कहानी है, जो कंपनी बायबैक कर रही है ना, शेयर उस कंपनी के ही नाम से होंगे। किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से भी नहीं हुआ। दोनों पॉइंट्स की कॉमन कहानी क्या है? डायरेक्टली कंपनी ही करेगी, इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली नॉट अलाउड। डन है ये चीज। नीचे वाला पढ़ो, तीसरा क्या था? कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट चालू है, कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट चालू है, उस दौरान बायबैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनका पैसा दे नहीं रहे, और बायबैक पे मार्केट रेट से ऊपर आप बायबैक करने को तैयार हो, पहले उनका पेमेंट होगा, उनके पेमेंट के बाद ही बायबैक होगा, लेकिन लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखिए, गलती मैंने 22-23 में सही कर ली, तो एक मिनट, एक सिंपल बात यही तो है ना, 22-23 को छोड़ दो। अच्छा, डीवीआर में ये था कि जिस साल गलती सही हुई उस साल को छोड़ दो, उसके भी 5 साल के बाद बायबैक पे क्या है? जिस साल गलती सही हुई है ना, वहां से 3 साल के बाद, साल खत्म होने के बाद 3 साल नहीं, मैंने तो आज गलती सही कर ली, 2/12/23, यहां से 3 साल। डन है ये चीज, यहां तक कोई दिक्कत? नीचे देखो, आपको कैपिटल रिड्यूस करनी है, रिड्यूस करने का मतलब, अरे वो तो मैं समझ गया, मैंने रिड्यूस करने का मतलब रिडक्शन। या फिर फुली पेड अप है तो 10 रुपए का आप पैसा लौटा रहे हो, और और फुली पेड अप है ना तो उनका 10 रुपए पूरे आ गए, आप उनको क्या कंपनी के पास बहुत पैसा है तो तुम ऐसा करो 2 रुपए ले लो अपने, या वैसे फिर मैंने तो मेरी जिंदगी में नहीं देखा, और एक ऐसा होता है कि जो असेट्स मैं कहूँ आपको बेटा खूब पैसा है, ये सेशन तुम, ये इंस्टॉलमेंट फ्री तुम सबकी। नहीं है इसमें लिखा हुआ है, और जैसे बैलेंस शीट में असेट जो शेयर होते हैं ना, हम्म, वो शेयर में असेट रिप्रेजेंट करती है, तो कभी कभार अगर वो लॉस और वो सब हो जाती है ना, तो उसको भी हटाने के लिए करते 100 बातों की एक बात, जो कैपिटल अकाउंट है ना, उसको कम कर रहे हो आप, आपके पास खूब सारा पैसा है इसलिए कम कर रहे हो। आपने मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम, तो मैंने आपको 2-2 रुपए आपके वापस कर लिए, उस लिए कर रहा हूँ। बायबैक भी एक तरीके का वही तो हुआ, आपने मुझे मेरे स्लगिश टाइम में सपोर्ट करा जब मुझे पैसा चाहिए था, तो आज जब मेरा टाइम आएगा उस टाइम मैं आपको रिटर्न के साथ मार्केट रेट से भी ज्यादा पे बायबैक करके आपको आपका पैसा दूंगा। तो अगर रिडक्शन करना है ना, तो सबसे पहले क्या पास होगा? अप्रूवल किससे लेना है? कोई ऐसा केस, सुनना पूरी बात,
कोई ऐसा केस जहां ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के बिना ही रिडक्शन हो जाता है, बढ़िया, ये बन जाएगा वन लाइनर। ये सब हाई लेवल वन लाइनर्स है, इतनी इजीली नहीं क्लिक होंगे वहां जितनी इजीली अभी क्लिक हो रहे हैं। आता हूँ आप, एक अभी टॉपिक बाय टॉपिक ही ले रहा हूँ ना, क्योंकि एक ऐसा केस जहां पे आपको करना है रिडक्शन विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल, पूरे बायबैक में कहीं पे भी एनसीएलटी अप्रूवल नहीं लिखा हुआ। यहां तक समझ में आ गई बात। अब मुझे दो बात और बता दो, क्या होता है बट उस इज्जत के फर्क से फर्क बहुत आएंगे। मैंने कहा मैंने आपके शेयर फोरफीट कर लिए, मैंने आपके शेयर सरेंडर कर लिए, स्टेप बाय स्टेप चलो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ। 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए पेड है, 3 नहीं है। मैंने कहा प्लीज 3 रुपए दो, आपने कहा देते हैं। फिर बोला प्लीज 3 रुपए दो, देते हैं। नहीं हुआ, मैंने आपके शेयर फोरफीट कर लिए। अब फोरफीट करे बाद आपकी मेंबरशिप भी खत्म हो गई। पहला सवाल, वो जो 7 रुपए दे रखे वो रिफंड हो जाएंगे ना? नहीं हो। कंपनी वो शेयर को क्या कर देगी? करने के बाद री इशू की मिनिमम प्राइस क्या होगी? 10 का शेयर था, 7 आ चुके, 3 बाकी, 3 से ज्यादा पे हो सकता है, बट 3 से कम पे नहीं हो। री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर को कहोगे क्या? सेल। या अलॉटमेंट नहीं है, या अलॉटमेंट क्या होता है? आपने अप्लाई करा तो मैंने आपको शेयर दी, या आपने अप्लाई नहीं करा, मैंने दिया है सीधे आपको। अच्छा, सरेंडर क्या होगा? देख भैया, मुझसे ना हो पाए, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं खुद आगे बढ़ के आ जाता हूँ। आप आओगे, मुझे फोरफीट करोगे, इससे अच्छा मैंने वो शेयर आके क्या कर दी, सरेंडर। सब बात तो वही हुई घूम फिर के। एक फर्क हुआ, एक फर्क हुआ, एक फर्क हुआ। फर्क क्या हुआ सुनो, 10 रुपए का शेयर, 7 रुपए पेड अप, 3 अनपेड, 3 आपने नहीं दिए। फोरफीचर के केस में उन 3 रुपए के लिए लाइबिलिटी आपकी फोरफीचर के बाद भी है या नहीं है? है। पर सरेंडर के केस में क्या है? याद है ये चीज? एक बड़ा अटपटा टॉपिक था, डिमिन्यूशन ऑफ कैपिटल। और ये जनरली बच्चा कहता है सर समझ ही नहीं आया मेरे ये समझ नहीं आया कि इसमें क्या नहीं समझ में आया। 100 शेयर में इशू कर रहा था, सुनना मेरी पूरी बात, 100 शेयर में इशू कर रहा था, 90 तो सब्सक्राइब हो गए, कितने सब्सक्राइब नहीं हुए? ये क्या रह गए? अनसब्सक्राइब। इनको कैंसिल कर दो, इनको कैंसिल कर दो, इसे डिमिनिशन कहते हैं। अन इशूड या अनसब्सक्राइब कैपिटल को, अन इशूड नहीं बेटा, अनसब्सक्राइब कैपिटल को जनरली हमने क्या कर लिया? कैंसिल। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था, ये वेयर हाउस है मेरा, यहां से 100 यूनिट बाहर गई तो रजिस्टर में एंट्री क्या आएगी? -100। बिकी कितनी? 90। तो बाकी 10 क्या वहीं छोड़ाऊं? क्या करना पड़ेगा? वापस से अंदर आ जाएगी। समझ में आ रही है बात मेरी? हमने कुछ नहीं करा, कैंसिल करने का मतलब नहीं वो कैंसिल हो गई, वो वहां से कैंसिल हो गई। इससे कैपिटल अकाउंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? ना तो कैपिटल इशू हुई, ना किसी ने सब्सक्राइब करी, तो बैलेंस शीट पे तो वैसे ही इफेक्ट नहीं था। ये वापस से इतना सा ऑथराइज कैपिटल में एड ऑन हो जाएगा। देखो एग्जांपल देखो, वापस से सामने ध्यान लगाओ। इसके बाद तो टाइम पास टॉपिक है अब सारे, और उनमें से क्वेश्चन खूब है। ऑथोराइज कैपिटल है मान लो 150 मैं इशू ला रहा था 100 का, सब्सक्राइब कितनी हो गई? 90। अनसब्सक्राइब कितनी रह गई? तो बैलेंस शीट में कितनी आएगी? 90 हुई है, तो मान लो 90 के हिसाब से तो बैलेंस शीट पे आ गया। अब रिमेनिंग ऑथराइज कैपिटल कितनी रह गई? टोटल कितनी थी? 100 में इशू कर रहा था, 90 आपने ले लिया, 10 नहीं हुआ, तो ये रह गया अनसब्सक्राइब आपका। तो अब रिमेनिंग ऑथराइज कैपिटल कितनी है? ऑथराइज कैपिटल का बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट आता है क्या? पहले वो सवाल का जवाब दो, क्या ऑथराइज कैपिटल का बैलेंस शीट के फिगर्स पे कोई फर्क आता है क्या? पेड अप कैपिटल का आता है उस पर केवल, ऑथराइज कैपिटल तो ऊपर दिखाई जाती है इतनी है, बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं है। हमने वापस से पहले कम किया था ना, हमने वापस से 10 की कैपिटल बढ़ा दी, इसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? डिमिनिशन। अब बोल क्या कह रहा था? नहीं नहीं नहीं, वो अलग कहानी होती है, वो अलग कहानी है। मैंने तो 90 लिया है, वैसे भी है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, और ये तो पूरी दुनिया जानती है, कंपनी लॉ में लिखी है ये बात। क्या कंपनी लॉ में लिखी है?
तो कंपनी लॉ में क्या लिखा है? सच परसेंटेज एज मे बी स्पेसिफाइड। ये सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, फिर से वन लाइनर। अब बहुत फायदा है आज वाली क्लास का, ये तो वन लाइनर बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं न्यू सिलेबस में काम आएंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्पेसिफाइड 90% इज मेंशन्ड इन, क्वेश्चन आया कंपनी लॉ में, वो एक्ट के नाम क्या क्या देंगे? कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, फेमा एक्ट, आरबीआई एक्ट, मान लो ये नाम दिए। अब जनरली अगर कंपनी लॉ का पेपर है, कंपनी लॉ में पूछा, तो आपका आंसर भी क्या आएगा? जबकि आंसर क्या है? मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? 50। ये लिमिट कहां पे लिखी है? पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी या कहां पे? लीगल एसोसिएशन ये भी कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये मैंने मेरे टाइम जब सीपीटी पढ़ा था ना, ये वहां क्वेश्चन आया था, मैंने भी वही गलती करी थी, तो इस एज में आप कर रहे हो। पार्टनरशिप एक्ट में ये वन लाइनर बना है एक। पार्टनरशिप एक्ट में जब पार्टनर की लिमिट पूछी तो आपका आंसर क्या आएगा? और नीचे चेक करा तो आंसर क्या था? कंपनीज एक्ट। और ये कहां पे लिखा है? इलीगल एसोसिएशन में टॉपिक लिखा हुआ है आपकी। डन है यहां तक ये? अब बताओ डिमिनिशन में क्या दिक्कत है? फोर फीचर सब, हाँ टॉपिक होता है ना जिसमें आपको रिडक्शन में क्रेडिटर की भी अप्रूवल लेते हैं, वो कौन सा है? इसमें नहीं है इतना, यहाँ तक ये सीधे सीधे है यहाँ पे अभी। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी लेते हैं ना क्रेडिटर, उनसे अप्रूवल क्यों लेना होता है? आप कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो, तो पहले उनसे तो पूछ लो उनका पैसा ड्यू। सुनो सुनो एक मिनट, एक सवाल आया, रिडक्शन में क्रेडिटर अप्रूवल लेना होता है? हाँ लेना होता है। क्यों लेना होता है? आज आप कैपिटल को कम कर रहे हो ये कह के कि बहुत है, तो बुक्स में क्रेडिटर भी तो है, उनको भी तो बता दो भैया हम कैपिटल कम कर रहे हैं, क्योंकि कल वो आपसे पैसा मांगने आएंगे। वो मांगने आए और जिनका आया हुआ था उनको तो वापस कर दिया, और जब जो मांगने आया तो उनको उतना पेमेंट फिर हमने मौके पे करा ही नहीं, तो उनका भी अप्रूवल होता है क्या? अब आ जाओ मेन बात, जल्दी से याद करो। झगड़ालू स्वभाव वाली, ये न्यूसेंस क्रिएट करती है। इसके नाम पे शेयर ट्रांसफर करने के लिए, बुरा तो नहीं मान गई, इसके नाम पे शेयर आए ट्रांसफर होने के लिए कंपनी ने ये कह के मना कर दिया, न्यूसेंस क्रिएट करती है। क्या जस्टिफाइबल ग्राउंड है या नहीं? ये मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है, 2-3 बार कर चुकी है, और मैंने इसके नाम पे शेयर ट्रांसफर करने से मना कर दिया, क्या ये जस्टिफाइबल ग्राउंड है या नहीं? अरे सवाल दूसरा था, सॉरी। उसने मेरी कंपनी को बंद करने के लिए 2-3 बार कोशिश करी, वाइंडिंग अप के लिए कोशिश करी, क्या ये जस्टिफाइबल ग्राउंड है क्या? अब आपको ना कोशिश करने वालों की कभी हार्ट, तू करेगा कोशिश, बट ये जस्टिफाइबल ग्राउंड नहीं है। कॉम्पिटिटर कंपनी के लोग हमारी कंपनी में शेयर लेना चाह रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइबल ग्राउंड है या नहीं? कुछ याद आ रही है ये सब चीजें? इसमें कहीं नहीं लिखी हुई है, इसमें कहीं नहीं लिखी। इसमें केवल एक बात समझा रही है, शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिसको मन चाहे करो। तो आपने अगर वो रट्टा मार लिया ना, तो आपसे फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा मान लेते बिना जस्टिफाइबल ग्राउंड के मैंने आपके शेयर ट्रांसफर नहीं करे, अपील कहां लगाओगे? एनसीएलटी। अगर सही रहा तो एनसीएलटी ऑर्डर देगी कंपनी को क्या, कि शेयर ट्रांसफर करो आप। क्या रजिस्टर को रेक्टिफाई करा जा सकता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर को, सुनो 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 सुनो, इसका नाम मैंने गलत ऐड कर दिया, या इसका नाम मैंने गलत हटा दिया, या इसका नाम डालने में जबरदस्ती ज्यादा टाइम ले रहा हूं, तीन ही बातें थी। इसका नाम या तो जबरदस्ती हटा दिया, इसका नाम जबरदस्ती डाल दिया, नहीं तो इसका नाम डालने में टाइम ज्यादा लगा रहा हूं। ऐसे कि इसमें कॉमन सेंस है, पहले आप कंपनी के पास जाओगे, कुछ नहीं हुआ तो आप कहां जा सकते हो? आप जाओ एनसीएलटी। एनसीएलटी को अगर सही लगा तो कंपनी को एक ऑर्डर देंगे अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करना, अगर नाम गलत हटा दिया तो ऐड करो, नाम गलत डाल दिया तो फिर करना पड़ेगा, और अगर डिले कर रहे हो तो ऑर्डर देंगे कि जल्द से जल्द वो नाम डाला जाए। इसके ऊपर भी केस स्टडी पूछी हुई एग्जाम में, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। याद आ गई ये चीज? विडो 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 विडो, हाँ हाँ मुझे भी पता है विडो, सुन तो लो पहले आगे। एक विडो है, उसको शेयर मिले, हस्बैंड के मिले, बट हस्बैंड ने कोई सक्सेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है। आप ये मत बोलो फर्स्ट राइट विडो का होगा, फर्स्ट राइट वाइफ का ही होता है वैसे भी। अब विडो तो अब हो गई बेचारी, अब फर्स्ट राइट विडो का होता है। ऐसे तो अगर सोचो, अगर एक जने की 2 शादी हुई, हमने कल परसों बात भी करी थी, ज्यादा भी हो सकती है,
अब अगर 2 शादी करी और 1 विडो हो गई, ये नहीं होगा ना, तो विडो का कैसे राइट आप करोगे? तो आप ये मत बोलो विडो का पहला राइट है, आप ये कहो स्पाउस का पहला राइट होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं? नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट कौन सा देना होगा? इंडेमनिटी बॉन्ड। याद आ गई ये चीज। माइनर के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। फुली पेड अप शेयर, वो भी उसके लॉफुल नेचुरल गार्जियन ने ही लिए हैं। जॉइंट होल्डर भी होते हैं क्या? पहला राइट किसका है? या तो आर्टिकल बता दे, नहीं तो जिसका नाम पहले लिखा है जनरली उसी। इस पोजीशन को बदल भी सकते हो क्या? ट्रांसपोजिशन। एक होता था ट्रांसफर, एक था ट्रांसमिशन, एक था ट्रांसपोजिशन। उम्मीद है बातें याद आ गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ट्रांसफर डीड खो जाए अगर, तो क्या होगा? तो कहने का सिंपल मतलब ये है, ऐसा नहीं होता ट्रांसफर डीड खो गई तो चीज अब आपकी नहीं। यहाँ पे भी इंडेमनिटी बॉन्ड की बात आ जाएगी। इंडेमनिटी बॉन्ड ले लो, एफिडेविट ले लो आप उन लोगों से, ये हो जाएगा। माइनर वाली वही बात आ गई। क्या फर्म के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, पार्टनर के नाम पे, पार्टनर के नाम पे, कंपनी के नाम पे हो सकते हैं। लेकिन एक बात सुनना आप ध्यान से, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी में शेयर रख सकती है। चलने दो ना सीधा एक बार। होल्डिंग सब्सिडियरी में रख सकती है, हाँ। सब्सिडियरी होल्डिंग में रख सकती है ना? जनरली ना। मैं तो एक ग्राउंड पे आ रहा हूँ, मेन जो मेरे यहाँ काम आ रहा है अभी, एक ग्राउंड पे आ रहा हूँ। बिफोर बिकमिंग सब्सिडियरी हम पहले से ही वहां के मेंबर हैं, देन कैन कंटिन्यू एज अ मेंबर, बट वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है यार। अरे वो भी था, मैं केवल वो ले रहा हूँ जो मेरे अभी यहाँ काम आ रहा है। सब है वहां, वो वहां करेंगे। अच्छा एक सिंपल बात, किसी ने किसी को शेयर ट्रांसफर करे, बट वो ट्रांसफर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मीन वाइल या तो करने वाले की डेथ हो जाए, या जिसको करे हैं उसकी डेथ हो जाए। फर्क क्या होगा? या तो कंपनी को डेथ की बात पता है, या कंपनी को डेथ की बात नहीं पता। अगर डेथ की इंटीमेशन कंपनी को है पहले से, तो एक बार नहीं होगा। पता, अगर डेथ की इंटीमेशन कंपनी को है ही नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जिसके नाम पे ट्रांसफर कर देते वो तो सुधार गया ऊपर, अब उसके नाम पे तो नहीं हो रहे और कंपनी को पता भी है, तो वो शेयर अब किसके नाम पे ट्रांसफर होंगे? उसका नॉमिनी, उसका लीगल है। लेकिन ये कब होगा? जब डेथ की इंटीमेशन हमारे पास पहले थी। आपने अगर स्कैनर सॉल्व करी हो ना, स्कैनर में क्वेश्चन है ये वाला, एक इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है, और सिंपल ये बता रखा है अगर ट्रांसफर डाइज पहले तो क्या होगा, और अगर ट्रांसफरी की डेथ पहले हो जाए तो क्या होगा। यार जब पता ही नहीं था, जब तो आप करोगे ही ना। और अगर पता है और आपको पता है बाद में आज इसके नाम पे कर भी दूंगा, तो भी मुझे इसका नाम हटा के इसका डालना ही पड़ेगा, तो सचा करना ही क्यों उसका? क्लियर है ये वाली चीज? विडो, जॉइंट होल्डिंग, ये टेबल बहुत बार आई हुई है न्यू सिलेबस में। अगर डिफरेंस बिटवीन आना चालू हो गए, और ओल्ड में भी कभी कभी आ जाता 4 नंबर में, ट्रांसफर ट्रांसमिशन में फर्क क्या है, ये याद है क्या? आंसर मत बताना कि लाइबिलिटी किस पे, सी पे या ए पे आएगी। वहां पे लाइबिलिटी सी पे थी, कुछ याद हो अगर? ए बी सी डी कंपनी, इसने फोर्थ साइन इसके करे, शेयर ट्रांसफर सी को कर दी, सी ने ट्रांसफर किसको कर दिया? डी को। मीनवाइल सी ने कंपनी में भी डॉक्यूमेंट लगाए, कुछ यही एक एग्जांपल था। फोर्ज काम किसने किया था? ए ने। डी के साथ हुआ, डी को कंपनसेट कंपनी करेगी, उसका चैप्टर क्लोज। बी के शेयर फोर्स ट्रांसफर हुए ये साबित हो गया, तो उसके उसके शेयर मिल गए। अब नुकसान में अभी कंपनी रह गई, क्योंकि कंपनी ने कंपनसेट डी को करा है। अब कंपनी पैसा सी से लेगी, ए से लेगी? सी से, सी से। इवन दो ही माइट हैव एक्टेड इन गुड फेथ।
चाहे उसके साथ भी फ्रॉड हुआ हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम किसको पकड़ेंगे? सी को। कुछ याद आ रही हो अगर बात? तनीषा ने 100 का नोट अभी मुझे दिया और ये निकल गया जाली। इसको दिया था लक्षिता ने, लक्षिता तो गायब हो गई। मेरे को किसने दिया था? अब जैसे ही मैंने देखा तो गांधी जी सही से नहीं दिखे, नोट नकली निकल गए। मैं लक्षिता को ढूंढने जाऊं, मैं लक्षिता को ढूंढने जाऊं या मैं इसको ले लूंगा पकड़ के? भैया 100 का नोट ले, मेरे को मेरा दूसरा नोट दे। सर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ, लक्षिता जाली नोट देके भाग गई। भैया वो तेरा फूटा नसीब, आप जाओ और जाके लक्षिता को ढूंढो। मैं केवल ये नोट उससे ही बदलूंगा जिसने ये नोट मुझे दिया था। याद हो, यही एग्जाम्पल अपने उस टाइम भी लिया था। डन है यहां तक ही? गांधी जी के बाल आ गए खूब सारे सर पे। हाँ, शेरवानी पहन ली है और सहरा लगा लिया है। ये वो वाला टॉपिक जो अभी पूछा था आपसे, करने वाला या जिसको करा उसकी डेथ हो गई पहले। ठीक है, हो गया, वो तो पीछे हो गया था। क्या शेयर प्लेज पे रखे जा सकते हैं क्या? अच्छा, अगर प्लेज पे रखा, अगर प्लेज पे रखा तो आपको याद होगा ना, जिसके पास रखा वही तो ओनर बन जाता है उसका। प्लेज के केस में क्या ट्रांसफर होता है? ओनरशिप नहीं जाती है। वो याद है मेंबरशिप में हु में बिकम अ मेंबर, एक वर्ड लिखा था पोनर या पोनी। पोनी के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। इफ यू आर वेरी स्मार्ट ना, आपके लिए अभी ये चैप्टर मैं मानता हूं 1 घंटे के ऊपर का भी नहीं। आपको जस्ट इस चैप्टर को थरली एक बार रीड आउट करना है। सामने ध्यान लगाओ एक बार, बेटा सामने ध्यान लगाए। एक रैपिड फायर राइड पे चले, 1:50 हुए, कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर एक चैप्टर रिकॉल करवा रहा हूं। आप करवा रहे हो, मैं नहीं करवाऊंगा ये। पहला सवाल, मेंबरशिप इन अ कंपनी मतलब मेंबर कौन होता है? 2-3 बातें थी, जल्दी जल्दी सुनते चलो। जिनका नाम सब्सक्राइबर इन ऑफ मेमोरेंडम है, नहीं तो कंपनी बनने के बाद आपने अप्लाई करा है, और नहीं तो एक कंसेप्ट याद दो, बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। बेनिफिशियल ओनर मेंबर था या डीम्ड मेंबर था? ये वन लाइनर बन गया। मान लो बेनिफिशियल ओनर मेंबर है, डीम्ड मेंबर है, क्या है? वहां पे आंसर आएगा डीम्ड मेंबर। एक डाउट आया, हु मे बिकम अ मेंबर। नाम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बताते चलो। पहला नाम, माइनर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कब बन सकता? जब उसके पास जो शेयर आए वो फुली पेड अप थे, वो भी उसके नेचुरल गार्जियन ने लिए, तो बन सकता है, अदरवाइज नहीं। क्या पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? पार्टनर बन सकते हैं? एलएलपी बन सकती है? क्यों बन सकती है? रजिस्टर्ड बॉडी है। ट्रेड यूनियन बन सकती है, रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। सुनना पूरी बात, हड़बड़ाओ मत ज्यादा। इनसॉल्वेंट बना रह सकता है क्या? इसमें और ऊपर वाले में फर्क क्या पूछा मैंने आपसे? वो बन सकता है क्या और ये बना रह सकता है। यही क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया था, कंपनी लॉ में था ये क्वेश्चन, मेंबरशिप में था, यही क्वेश्चन पूछा था। अगर मैं तुम्हारी जगह लिख रहा हूँ ना अगर, तो मुझे सबसे पहले इंसॉल्वेंट मेंबरशिप ये लाइन याद आनी चाहिए। ये क्या बना रह सकता है क्या? हाँ बना रह सकता है। कब तक? जब तक नाम कहाँ पे, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। जिस दिन रजिस्टर से नाम हट गया उस दिन मेंबरशिप खत्म। अच्छा, जब तक वोटिंग राइट मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरी आवाज क्लियर है, क्लियर है। मैंने पूछा वोटिंग राइट मिलेगा क्या? क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका नाम रजिस्टर मेंबर में अभी भी, जिस दिन नाम रजिस्टर से हटा उस दिन मेंबरशिप खत्म। अच्छा, मेंबर बनने के लिए 2 चीजें करनी होती, अग्रीमेंट इन राइटिंग और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में। अच्छा, 2-3 अगले नाम, ये अभी 10 बात करी थी अपन ने। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आओ अब यहाँ पे, एनपीओ बन सकता है? जनरली कहते हैं हाँ बन सकता है। एक एक कॉमन सेंस की बात है कि एनपीओ दूसरे एनपीओ का मेंबर बन सकता है, बट प्रोवाइडेड एक बात होती है, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए।
एक एग्जांपल लिया था मैंने, आईसीएसआई और बीसीसीआई, दोनों एनपीओ हैं, दोनों एक दूसरे के मेंबर बन गए। मतलब बीसीसीआई कह रही है तुम्हारे यहाँ जो भी सीएस का बच्चा आएगा उसे हमारी क्रिकेट एकेडमी में आप सेंड कर लो, अगला वर्ल्ड कप इनसे ही खिलाएंगे हम। बात समझ में आ रही है? अगर दो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, दो एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ ये हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या कंपनी मेंबर बन सकती है? बट क्या होल्डिंग सब्सिडियरी की बन सकती है? हाँ, सब्सिडियरी होल्डिंग की बन सकती है ना। वो 2-3 पॉइंट थे, ट्रस्ट वाला और वो सब्सिडियरी वाला, तो जस्ट अभी लिया ही था मैंने, जस्ट अभी लिया था। बनी रह सकती है बट वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स याद आ गए? ले ले, एचयूएफ भी ले लो, फॉरेन मेंबर, फॉरेनर। अगर एचयूएफ की बात करें, एचयूएफ बन सकता नहीं? आपको बनना है ना, इंडिविजुअली बनो आप। मान लो ये एचयूएफ है भी, इसका करता मैं हूं, करता बन सकता है, बट करता एचयूएफ के रेस्पेक्ट में नहीं बन रहा। आप लोग इंडिविजुअली बन सकते हो, हाँ। बात समझ में आई है? फॉरेनर बन सकता है क्या? लड़ लिए, झगड़ लिए, अभी 2 जगह चल रही है लड़ाइयाँ, अगर इसराइल और कहीं हमस करके कोई जगह है, आज सुबह भी मिसाइलें दागी एक दूसरे पे, वॉर से ब्रेक लिया था और आज वापस से रीस्टार्ट हो गई। अगर याद हो, अगर याद हो, वॉर के दौरान आपको एलियन एनिमी मानते हैं, उस दौरान आपके राइट सस्पेंड हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है और वापस कब मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन था, मोड्स ऑफ अक्वायरिंग मेंबरशिप, शुरुआती 4-5 तो फर्जी पॉइंट थे, मेन ले रहा हूं मैं आपका। अरे ये तो भाई अपना, ये तो मेंबर है मेरा, जबरदस्ती किसी का नाम रजिस्टर मेंबर में भी डाल दिया, उसके माथे ऑब्लिगेशन भी डाल दी और उससे मना भी नहीं करी इस बात से। नाउ ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप। इसका उल्टा करो आप, सुनो मेरी पूरी बात। जबरदस्ती आपसे बिना पूछे आपका नाम हमने रजिस्टर में डाल दिया, तो अपना नाम हटवा सकते हो या नहीं? बट आपने खुद ने कुछ कहा नहीं, अपना नाम डलने दिया, और जब लाइबिलिटी आई तो आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, हम तो मेंबर नहीं है। वहां मेंबर रहो। याद आ रही है ये बात? ये तो अच्छे से याद होगा, डायरेक्टर 90% काम करते हैं, तो डायरेक्टर मेंबर को एक्सपेल भी कर सकते हैं। आर्टिकल में दे दो पावर। अब वो बड़ी बड़ी केस स्टडी बना देते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं। आपको केस स्टडी में एक वर्ड पकड़ना होता है, एक्सपेल। अगर एक्सपेल लिखा है ना, मेंबर को कभी भी एक्सपेल नहीं किया जा सकता, अलाउड ही नहीं है। और कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्टर को तो कतई अलाउड नहीं है। एक्सपल्शन केवल कब होता है? जब उसकी डेथ हो जाती है। एक सबसे प्यारी बात, सामने ध्यान लगाओ, क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं एग्जाम में। नॉमिनेशन, शेयर होल्डर ए है, बी है और सी है, जॉइंट होल्डर है। इन्होंने एक नॉमिनी बना दिया है डी। नॉमिनी को शेयर कब मिलेंगे? जब एक की डेथ होगी, दो की होगी या तीनों की? जब सबके डेथ के बाद तीनों की, तीनों की डेथ, इसकी इसकी नहीं, तीनों की। क्या तीनों अलग अलग नॉमिनी बना सकते हैं? ए बी सी अलाउड है, ये भी अलाउड है। क्या बनाए हुए नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है? सुनो आप पूरी बात, नॉमिनी चेंज करा, बट ये चेंज लागू कब होगा? जब ये फॉर्म कंपनी को रिसीव होगा। ये तो ये बात हो गई, आपने नॉमिनेशन का नया फॉर्म भरा, बट भर के अपने पास ही रखा हुआ, आपने कंपनी में दिया ही नहीं, तो कंपनी के रिकॉर्ड में तो पुराना नाम है ना, तो कंपनी डेथ के बाद शेयर किसको देगी? तो आपके इस फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो नॉमिनेशन नया लागू कब से होगा? जब ये इंटीमेशन कंपनी को रिसीव हो जाएगी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, शेयर होल्डर ए था, इसका नॉमिनी बी है, ए की हो गई डेथ, नॉमिनी कौन था? बी। क्या ये जरूरी है बी पहले अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर करे और उसके बाद किसी और को दे? याद आ रही है ये चीज? आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए बिना भी किसी और के नाम पे ट्रांसफर, क्यों दो दो बार काम करना है भैया? पहले बी अपने नाम पे करवाए, फिर बी के नाम से हटा के हम सी के नाम पे करें, डेथ के बाद आप चाहो तो सीधे यहाँ कर लो। याद आ गई ये चीज? क्या दिक्कत आई मुझे बताओ इस पर?
और यही सारे पॉइंट उसमें लिखे हुए। सर प्लीज मैराथन क्लास से धीरे धीरे रिकॉल करवाओ, आराम आराम से ठहराव के साथ। तो वो मैराथन क्या हुई फिर? अगर एकदम आराम आराम से ऐसे लो, नॉमिनी बेटा अगर ए है, बी है, सी है, ए की डेथ हो गई, बताओ क्या होगा? बी की हो गई। अब मैं ऐसे पूछूं मैराथन में, बता दो सही, तीन नॉमिनी, तीन जॉइंट होल्डर ए बी सी, तीनों ने एक जॉइंट नॉमिनी बनाया डी, मान लो अगर तीनों की डेथ हो गई तो क्या होगा? इसी बात को बोलने में क्यों 2 मिनट और लगाने? एग्जामिनेशन 1 दिसंबर में मेरे हिसाब से ना तो आपके पास इतना टाइम है कि मेरे ठहराव का मजे लोगे आप यहाँ बैठ के। वो कुछ नहीं होता, केवल वॉच आवर्स बढ़ाने का तरीका है। मैं तो आपको मुंह पे कहूंगा, साफ साफ कहूंगा। असल फायदा क्या है? जल्दी से रैपिड रिकॉल होना चाहिए। चालू करा खत्म, चालू करा खत्म। क्योंकि बाद में कहेंगे ना सर बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल हो गया, तो चल आराम आराम से डेली एक एक का करवाता हूँ। तो 30 दिसंबर तक आते रहे यहाँ पे। बल्कि आप सोच के देखो, सैटरडे आप रिकॉल कर रहे हो, एक मिनट, सैटरडे आप रिकॉल कर रहे हो, 6-7 चैप्टर रिकॉल कर लिए, आज और कल में 6-7 आपने अच्छे से तैयार कर लिए फिर आपको हफ्ते भर का स्लॉट मिल गया, फिर शनिवार को वापस से बैठाया और फिर 5-7 चैप्टर रिकॉल करवा दी, फिर शनिवार रविवार में वो तैयार कर लिए। तो आपका जो नाइट मेयर पेपर कंपनी लो है, वो तो 2 वीकेंड्स के अंदर ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा खासा टाइम मिल गया और सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। तो मेरे पास प्लीज है ना, वो तरीका तो नहीं है कि एकदम आराम आराम से, आराम आराम से। समझा मैंने दिया, डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। इवन अगर कोई पहली बार भी देख रहा हो ना, वो समझ सकता है इस बात को। एक बच्चे ने एक बार कहा सर मैराथन वीडियो में बच्चों को तो फायदा ही नहीं होगा जो देखना चाहेगा। एक चीज बताओ, जिसने पूरा सिलेबस कभी पढ़ा हुआ हो, मैराथन तो उसी के लिए काम की होती है। आज से अगर कोई पढ़ना स्टार्ट करे दिसंबर एग्जाम, और वो केवल मैराथन देख के जा रहा है, चाहे मेरी देख लो या किसी की भी देख लो, आपका कोई काम नहीं होगा। अरे ऐसे भी है मेरे पास यार केसेस। ये चीज समझ में आ गई? हाँ हाँ, ले रहा हूँ, वो भी ले रहा हूँ अगर नॉमिनी आपने किसी माइनर को लगाया तो क्या होगा? इसके एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट करो। क्यों? अगर माइनर की भी डेथ माइनॉरिटी में हो गई तो शेयर किसको मिलेंगे? तो माइनर नॉमिनी हो सकता है। हाँ, एक सवाल पूछूं जीएम का, माइनर प्रॉक्सी हो सकता है क्या? देखो ये ऑनलाइन वाले बखूबी बातें सुन रहे हैं जो जवाब आ रहे हैं। हाँ हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता माइनर। वहां आऊंगा, वो दूसरा केस है। अरे एक मिनट, एक मिनट, यहाँ लाइव डिबेट चल गई। नॉमिनी माइनर हो सकता है, हाँ। नॉमिनी प्रॉक्सी हो सकता है, हाँ। सुन, अरे सॉरी, माइनर माइनर। तीसरी बात, अगर हम बात करें सेक्शन 230 की, मर्दर अमलगमेशन, वहां माइनर को राइट नहीं मिलता। 3 बातें थी, माइनर नॉमिनी हो सकता है, हाँ। माइनर प्रॉक्सी हो सकता है, हाँ। बट सेक्शन 230 जो मर्दर अमलगमेशन वाला था, वहां मना करा हुआ, वहां माइनर नहीं आ सकता प्रॉक्सी बन के। क्योंकि 230 आप याद करना, अपने आप में कोड है पूरा, और जब कोड मना कर रहा है ना, तो फिर ये नहीं चलेगा, वहां वो ही चलेगा जो लिखा हुआ। डन है ये चीज? एक सवाल और डेथ के केस में मेजोरिटी एज क्या होती है? डेथ के केस में माइनर की मेजोरिटी एज क्या होती है? 18 होती है, 21 होती है? अब ये बात तुम्हारे यहाँ तो कहीं नहीं लिखी। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम, वापस कहो। हाँ तो एक मिनट, एक मिनट। अगर मान लेते हैं किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर करने हैं या कोई भी असेट ट्रांसफर करना है, बायोलॉजिकल का हो, नेचुरल गार्जियन का हो, उनकी डेथ हो गई, ऐसे केस में उस माइनर की मेजोरिटी एज 18 नहीं होती, उस केस में 21 होती। और जनरली आपको ये भी याद होगा, मेजोरिटी 18 भी नहीं होती। यार ये मेरे टाइम पे मेरे सीपीटी एग्जाम में क्वेश्चन बना था, और तुम्हारे यहाँ बन गया। और सोचो अगर अबव 18, 18+1 डे आया और आपने गलत टिक कर लिया, जबकि आप जानते हो 18+1 डे है। एक और बेसिक सवाल, एलियन फ्रेंड मेंबर बन सकता है या नहीं? एलियन फ्रेंड क्यों? एनिमी के साथ तो वॉर है, फ्रेंड के साथ वॉर नहीं है। डन है कहानी? ये हो गया, ये हो गया।
गया, नॉमिनी हो गया, एक्सपल्शन हो गया, एक टॉपिक और बचा है बस, सामने देखो है। पांच सात मिनट और लगेंगे, एक बार सामने ध्यान लगाओ। क्या जीडीआर होल्डर मेंबर है क्या? ये यहाँ बैठे हुए जितने भी आप जने हो ना, ऑनलाइन जितने भी जने अपन है, सब जने ये चीज जानते हैं, जीडीआर होल्डर मेंबर नहीं होता, बट वो मेंबर कब बन सकता है? जीडीआर दे दिए और उसके बदले, आइए बात समझ में। अब इसके पीछे की पूरी कहानी भी अगर 2 मिनट में सुन लो आप। जीडीआर देने से पहले आपको शेयर जमा करवाने पड़ते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। जीडीआर इशू कौन करता है? ओवरसीज डिपॉजिटरी। लेता कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर। रिकॉर्ड में नाम किसका होगा? आपका तो कोई नाम ही नहीं होता कहीं, आपका कोई नाम ही नहीं है कहीं। मेरा सवाल ये है, क्या बाहर वाला जीडीआर होल्डर अगर चाहे तो मेंबर बन सकता है? हाँ बन सकता है। उसको क्या करना होगा? सुन लो पूरी बात। अपने जीडीआर देने होंगे ओवरसीज डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी कस्टोडियन से शेयर रिलीज करवा देगा फॉरेन मेंबर के लिए। एडीआर, जीडीआर या शेयर में टेक्निकली फर्क क्या है? जीडीआर में वोटिंग राइट और शेयर्स में वोटिंग राइट। तो मेंबर कब बन सकता है? जब वो जीडीआर देगा। एक लास्ट टॉपिक और मेंबरशिप का, एक टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। किससे? हाँ, सामने देखो। इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी चीज है, किसको याद है? देखते हैं अभी सामने। बेटा सामने देखें ध्यान से, एक सिंपल सा टॉपिक है, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट, काम की चीज है, फोकस करें यहाँ पे। एक मिनट। पहला सवाल जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये कौन से शेयर होल्डर है? तो लिखा हुआ तो है ही नहीं कहीं। ये जनरली माना जाता है, लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं। मैं तो जानता हूं, मैं जानता हूं। तो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स वेरी करने हैं तो दो कंडीशन है, सिंपल सी। या तो ये बात मेमोरेंडम आर्टिकल से ऑथराइज्ड है, और नहीं तो कहीं पे भी ये बात प्रोहिबिटेड नहीं है। ये दो कंडीशन नहीं है, ये एक कंडीशन है, बीच में और लिखा हुआ है, एंड। नहीं तो कंसेंट ले ली, इन राइटिंग ले ली, कितने जनों की? इन। और नहीं तो ऐसा पास्ड एट अ सेपरेट मीटिंग। इन केस अगर ये केवल जीएम होता ना तो यहाँ लिखा हुआ होता, अगर ये इक्विटी वाले होते तो यहाँ पे जीएम लिखा हुआ होता। ये बात समझ में आ गई? ये दूसरी कंडीशन है। एक शाणे ने पता क्या किया, एक बार कंडीशन 2 थी, उसने 4 बना ली। 1 2 3 4। ये पूरी 1 है, बीच में और है, पूरी 2 है, बीच में और है। अच्छा, जब ऐसे वेरिएशन होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोगों की आदत है, वो क्या हो जाते हैं, लेकिन ये डिसेंटिंग कितने होने चाहिए? ये जा कहां सकते? अब एनसीएलटी गए, अगर ये अपील लेके गए तो वहां ये इनके जाते ही जो वेरिएशन हमने करा था वो लागू हो जाएगा या पेंडिंग हो जाएगा? वो पेंडिंग हो जाएगा। कब तक के लिए? जब तक इसे कौन कंफर्म ना कर दे। अब एक डाउट आ रहा है दिमाग में, सर वेरिएशन का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अभी अभी फोटो भी बन सकती है अच्छी। अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड के परसेंटेज चेंज कर दिए, रिडेम्पशन की डेट आगे पीछे कर दी। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो आप, ये तो वो था तो बुक में लिखा हुआ है। एक दूसरा सवाल,
अगर डिबेंचर होल्डर के राइट्स वेरी करने हैं तो बताओ कैसे होंगे? डिबेंचर होल्डर, हाँ 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 हाँ, नहीं कुछ भी नहीं था ऐसा, भूल गए तुम लोग। सर यही होता है, यही सेम फॉलो होता है, यही सेम फॉलो होता है। और तुम, अच्छा सेम होता है, ये बोला हुआ है क्लास में, ये पढ़ाते वक्त भी बोला हुआ है ये, कि पूरी बात समझाई थी। यहाँ पे शेयर होल्डर राइट लिखा है, जनरली इसका मतलब होता है प्रेफरेंस। इवन डिबेंचर होल्डर के राइट्स में छेड़खानी करनी है तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम तरीका फॉलो होता है। यहां तक याद आ गई ये बात? एक बकवास सी एक क्लास बात है, खत्म बस फिर। ये वीटो वीटो क्या है? आई फॉरबिड चलता है क्या ये? कहीं नहीं चलता, किसी भी कंपनी में नहीं चलता। ये तो झलक दिखलाजा में चलता है। एक कंटेस्टेंट था जो आउट हुआ, वोट आउट, अचानक से माधुरी दीक्षित, करण जौहर और शायद वो रेमो डिसूजा, ये तीन थे उस टाइम, इन्होंने मीटिंग करी बाहर जाके। इन्होंने कहा आई एक्सरसाइज द वी आर एक्सरसाइजिंग आवर वीटो राइट और आई फॉरबिड द डिसीजन ऑफ पब्लिक, कि पब्लिक ने से वोट आउट करा ना, हम मना करते हैं वोट आउट नहीं होगा। उनके कॉन्ट्रैक्ट में पावर होती है, कंपनी में मैंने तो कभी नहीं देखी। बात सोच के देखो, मैंने कहा इसके अपॉइंटमेंट की बात चल रही है ये रिजेक्ट हो गई। आप कह रहे नो 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 वी आर एक्सरसाइजिंग आवर वीटो राइट, हम इसे रिजेक्ट नहीं होने देंगे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना। सर हो सकता ना आपने नहीं सुना, कंपनीज में होता हो, आप वीटो राइट पढ़ लो, उसमें भी लिखा है ऐसा कोई कंसेप्ट कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं है। इनको फिर एक चीज पढ़ी ना अपन ने, मेजॉरिटी विल प्रिवेल, फिर वो तो खत्म हो गया। उम्मीद है मेंबरशिप याद आ गया होगा पूरा। यस सर। अभी अपन ने 15-20 मिनट पे मेंबरशिप हाथों हाथ शेयर कैपिटल से कनेक्ट करके रिकॉल करा है। छोटी मोटी बातें जो उसकी अलाइड है ना, वो अब आप पढ़ सकते हो। मेरे पार्ट पे इस चैप्टर का एक ही टॉपिक पेंडिंग है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, तो मैंने उस टाइम भी नहीं करवाया था, अभी शीट में है, मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास पे। वो यहां तक डन है ये, तो बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।